एपिसोड नंबर 1421। आप सभी भौहें क्यों सिकोड़ रहे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति बता सकता था कि दीर्घायु और अन्य किस बारे में चिंतित थे और मुस्कुराया। ये सिर्फ एक मामूली ड्रैगन गुफा पर्वत है। अगर यह चला गया है तो यह चला गया है, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह हमारा घर है। मार्शल दवा ने गहरी सांस ली। एक कहावत है कि अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर मुस्कुराया। भले ही ड्रैगन गुफा पर्वत चला गया हो, फिर भी हमारे पास बसने के लिए एक और जगह है, और उस जगह का वातावरण ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में हजारों गुना बेहतर है। मार्शल दवा और अन्य सभी ने संदेह में त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि ड्रैगन गुफा पर्वत मूल रूप से केवल कम विश्व ऊर्जा गन के साथ एक छोटा पहाड़ था, जिससे ये रहने और खेती के लिए अनुपयुक्त था। पिछले कुछ सालों में यह एक प्रसिद्ध खेती गंतव्य बन गया था। कई कृषक जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, खेती के लिए एक जगह की तलाश में ड्रैगन गुफा पर्वत में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। हालांकि ड्रैगन गुफा पर्वत ने कभी भी बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं किया था और हमेशा उन लोगों को विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था जो शामिल होना चाहते थे। अन्यथा ये बहुत पहले हजारों कृषकों के साथ एक छोटा संप्रदाय बन गया होता। अब जब त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा कि उसके पास बसने के लिए एक नई जगह है जो ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में हजारों गुना बेहतर है, तो यह कोई आश्चर्य नहीं था कि मार्शल दवा और अन्य ने उस पर विश्वास नहीं किया। भले ही ये छाया चंद्रमा हॉल का मुख्यालय हो, ये ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में हजारों गुना बेहतर नहीं हो सकता। मार्शल दवा ने अपने होंठ दबाए। अवचेतन रूप से सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति केवल उसे और अन्य को आराम दे रहा था। क्या होगा अगर वह जगह छाया चंद्रमा हॉल के मुख्यालय से भी बेहतर है? त्रिपाठी जीवक्ति ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई अच्छी जगह होती तो अन्य महान शक्तियां इस पर कब्जा क्यों नहीं करेगी? छायादार सितारा पर समृद्ध विश्व ऊर्जा के साथ हर जगह पहले से ही एक संप्रदाय या अन्य महान शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये हमारी बारी कैसे हो सकती है? दीर्घायु भी विश्वास नहीं कर सका। जो बूढ़े व्यक्ति दीर्घायु ने कहा वह सही है, लेकिन वह जगह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कब्जा किया जा सके। हमारे अलावा मुझे डर है कि अन्य लोग इस पर कदम भी नहीं रख पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय नजर के साथ कहा। भले ही इस बार कोई युद्ध नहीं हुआ होता, त्रिपाठी ज्वलनशील और मैं सभी को वहां स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे। इस बार की घटनाओं को एक अवसर माना जा सकता है, इसलिए आपको ड्रैगन गुफा पर्वत के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एल्डर सिस्टर त्रिपाठी ज्वलनशील, क्या उसने जो कहा वह सच है? मार्शल दवा ने आश्चर्य में अपना सिर त्रिपाठी ज्वलनशील की ओर मोड़ा। त्रिपाठी ज्वलनशील ने धीरे से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति ने जो कहा वह सही था। त्रिपाठी ज्वलनशील को सिर हिलाते हुए देखकर सभी ने अविश्वास की एक नजर दिखाई। वह किस तरह की जगह है? चूंकि वातावरण इतना अच्छा है तो किसी भी महान शक्ति ने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया? मार्शल दवा समझ नहीं सका। जैसा कि मैंने कहा, उनके पास कब्जा करने की क्षमता नहीं है, भले ही वे चाहते हों। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, क्योंकि वह जगह लियुयान रेत भूमि के अंदर है, लियुयान के रेगिस्तान के अंदर। मार्शल दवा और अन्य ने कहा। इसके विपरीत ये उपनाम वाली महिला के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने आश्चर्य के साथ कहा, सर्वोच्च गहन संप्रदाय के खंडहर। ओह, सीनियर वास्तव में इसके बारे में जानती हैं। त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ा हैरान था। केवल कारण वह सर्वोच्च गहन संप्रदाय के खंडहरों के बारे में जानता था क्योंकि त्रिपाठी ज्वलनशील ने उसे इसके बारे में बताया था, लेकिन ये उपनाम वाली महिला वास्तव में इसके बारे में जानती थी। ये थोड़ा अजीब था। स्वाभाविक रूप से मैं इसके बारे में जानती हूँ, मैंने बस इसे कुछ प्राचीन रिकॉर्डों में पढ़ा है। आखिरकार वह जगह मास्टर का वह संप्रदाय है जिसे महान सम्राटों ने एक बार समर्थन दिया था। ये उपनाम वाली महिला की सुंदर आंखों ने एक अजीब रोशनी चमकाई क्योंकि उसने इरादे से या अनजाने में त्रिपाठी ज्वलनशील पर झुका। तो यह ऐसा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसने ये नहीं पूछा कि इस महिला और त्रिपाठी ज्वलनशील के बीच क्या संबंध था। ये स्पष्ट था कि वह त्रिपाठी ज्वलनशील की पहचान के बारे में जानती थी। अन्यथा उसकी ताकत और खेती के साथ उसके लिए त्रिपाठी ज्वलनशील के प्रति इतने सम्मानपूर्वक कार्य करना असंभव होता। ऐसा लगता था कि ये उपनाम वाली महिला वास्तव में कुछ रहस्य जानती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अब इसके बारे में पूछना सुविधाजनक नहीं था। उसे बाद में त्रिपाठी ज्वलनशील से पूछने का एक अवसर खोजना होगा। दूसरी ओर जब दीर्घायु और अन्य ने ये उपनाम वाली महिला और त्रिपाठी जीवक्ति के बीच बातचीत सुनी तो उन सभी ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखाई। ऐसा लगता था कि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियुयान रेगिस्तान के अंदर एक संप्रदाय खंडहर होगा। जब हम पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए अभी इसके बारे में बात न करें। जाओ और स्टारशिप के संचालन को बनाए रखो। मैंने पहले से ही मार्ग निर्धारित कर दिया है, इसलिए आपको बस वर्तमान गति को बनाए रखने की आवश्यकता है, त्रिपाठी ज्वलनशील ने हल्के से कहा। दीर्घायु और अन्य ने सिर हिलाया और खुद को बहाने बनाया। जल्द ही हॉल में केवल त्रिपाठी जीवक्ति, त्रिपाठी ज्वलनशील, ये उपनाम वाली महिला और गेक्यूई बचे थे। त्रिपाठी ज्वलनशील ने ये उपनाम वाली महिला पर एक नजर डाली, जो समझ गई और गेक्यूई को हिलाया। लिटिल क्यूई, तुम जा सकते हो। हाँ मार्शल पूर्वज। गेक्यूई थोड़ा झुका और वापस ले लिया।
केवल 3 लोग बचे थे। त्रिपाठी ज्वलनशील ने जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने अभी क्या हासिल किया। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक हथेली आकार का Z टोकन निकाला और इसे त्रिपाठी ज्वलनशील को फेंक दिया। उत्तरार्ध ने इसे पकड़ा, इसकी सावधानीपूर्वक जांच की और कहा, निश्चित रूप से ये एक सम्राट Z है। सम्राट Z। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ लीं। इस चीज का क्या उपयोग है? इसका उपयोग सम्राट दबाव का विरोध करने के लिए किया जाता है और यह सम्राट उद्यान में प्रवेश करने के लिए एक पास भी है। इस चीज के बिना कोई भी सम्राट उद्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिपाठी ज्वलनशील ने जल्दी से समझाया, जब सम्राट उद्यान खुलता है, केवल वही जो एक सम्राट Z धारण करते हैं वे सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। ओह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कई सम्राट Z दिखाई देंगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत मुख्य बिंदु को समझ लिया। अगर सम्राट उद्यान खुला तो केवल एक व्यक्ति के लिए प्रवेश करना असंभव था, और चूंकि सम्राट Z प्रवेश करने के लिए एक पास था, इसका मतलब था कि कई सम्राट Z दिखाई देंगे। पहला सम्राट Z शायद ड्रैगन गुफा पर्वत में गिर गया क्योंकि मैं वहां था। जल्द ही अधिक सम्राट Z दिखाई देंगे। त्रिपाठी ज्वलनशील ने भौहें सिकोड़ ली, जागृत रूप से कुछ सोच रहा था। एक पल बाद उसने अपना सिर उठाया और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उनमें से दोनों ने एक दूसरे के इरादों को समझा। सम्राट Z छीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ सम्राट Z पकड़ने थे, अन्यथा जब सम्राट उद्यान खुला, पर्याप्त पास के बिना वह और त्रिपाठी ज्वलनशील एक ही समय में सम्राट उद्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब जब ड्रैगन गुफा पर्वत में ये उपनाम वाली एक और महिला थी, अगर संभव होता तो वह भी सम्राट उद्यान में प्रवेश करती। दूसरे शब्दों में, त्रिपाठी जीवप्ती को कम से कम 3 सम्राट Z प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि वह बैठ सके और आराम कर सके। हालांकि उस पल में बाहर अचानक एक गुनगुनाहट की आवाज बजी, जिसके बाद हवा के माध्यम से कुछ फाड़ने की आवाज आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से जांच करने के लिए अपनी दिव्य संवेदना जारी की और पुष्टि करने के बाद कि क्या हो रहा था, उसका चेहरा डूब गया। सम्राट Z वास्तव में दिखाई दिए। उस पल में ड्रैगन गुफा पर्वत के ठीक ऊपर सम्राट उद्यान से सफेद रोशनी की दर्जनों धाराएं अचानक बाहर निकल गईं। सफेद रोशनी की ये धाराएं एक अविश्वसनीय गति से सभी दिशाओं में लापरवाह रूप से उड़ गईं, पलक झपकते ही क्षितिज तक पहुंच गईं। कई मास्टर जो बस अभी ड्रैगन गुफा पर्वत से निकाले गए थे, वे भी इस विचित्र दृश्य से आकर्षित हुए और एक पल के बाद उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने स्टार शटल को बुलाया और उल्काओं की तरह सफेद रोशनी की इन धाराओं का पीछा किया। कोई नहीं जानता था कि ये सम्राट Z क्या थे, लेकिन चूंकि उन्हें सम्राट उद्यान से बाहर निकाला गया था, वे स्वाभाविक रूप से उन्हें याद नहीं करना चाहते थे। एक भाग्यशाली कृषक बस जगह पर खड़ा था जब एक सम्राट Z बस पास ही गिर गया। वह खुशी के साथ दौड़कर गया और उसे उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता कि वह क्या था, उसे एक मजबूत कृषक ने ढूंढ लिया और एक महान लड़ाई शुरू हो गई। कुछ कृषक भी थे जिन्होंने सम्राट Z का पीछा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें ट्रैक खो दिया। आखिरकार ये चीजें बस बहुत तेज उड़ रही थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सम्राट Z का पीछा करने के लिए हताश होकर अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। पूरा छायादार सितारा एक पल में अराजकता में गिर गया क्योंकि सभी महान शक्तियों के मास्टर सम्राट Z की ओर दौड़ पड़े, जिससे दृश्य बेहद अराजक हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान दिया कि सम्राट Z दिखाई दिए थे, तो वह तुरंत त्रिपाठी ज्वलनशील और ये उपनाम वाली महिला के साथ स्टारशिप छोड़ गया। जैसे ही वह स्थिर खड़ा हुआ, त्रिपाठी जीवप्ती ने आकाश में एक निश्चित स्थान पर घूरा और एक सफेद रोशनी को उसकी ओर शूटिंग करते हुए देखा। मेरा भाग्य वास्तव में अच्छा है। न केवल त्रिपाठी जीवप्ती ने खुशी की एक नज़र दिखाई, बल्कि ये उपनाम वाली महिला ने भी दिखाई। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने सिर के ऊपर एक प्राचीन दीपक बुलाया। इस दीपक की लौ एक गहरे नीले रंग की थी और एक दिल को धड़काने वाली ठंडक उत्सर्जित करती थी। उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति हड्डी भस्म ज्वाला दीपक। ये पूरे छायादार सितारा पर एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। पलक झपकते ही सम्राट उद्यान से निकलने वाली सफेद रोशनी तीनों से केवल 1000 मीटर दूर थी। जैसे ही यह उन तक पहुंचने वाला था, ये उपनाम वाली महिला ने अपना हाथ फैलाया और कृपालु रूप से हड्डी भस्म ज्वाला दीपक की लौ को चुटकी में ले लिया। उसे तोड़ने से पहले अपनी उंगली को फेंक दिया और इसे एक गहरे नीले प्रकाश बाधा में बदल दिया, जिसने सम्राट Z के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही ये प्रकाश बाधा ने आकार लिया, सम्राट Z इसमें भटक गया और चुपचाप लगभग ठोस नीली प्रकाश बाधा में एक छेद छिद्रित किया। ये उपनाम वाली महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अपनी उंगली को हड्डी भस्म ज्वाला दीपक की ओर फेंका और उसकी ओर ऊर्जा का एक फटना भेजा। लौ चमकी क्योंकि ये दीपक से बाहर उड़ गई और सम्राट Z से सामने मिली नीली प्रकाश बाधाओं की एक श्रृंखला में बदल गई। एक जोरदार सिजलिंग आवाज के साथ सम्राट Z से सफेद रोशनी बेहद भयानक थी। ये उपनाम वाली महिला द्वारा स्थापित रक्षात्मक उपाय एक भी झटका झेलने में असमर्थ थे और पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस बार उसका रंग वास्तव में बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले से ही कार्रवाई कर दी थी। अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा ने एक तेज चीख निकाली और सम्राट Z से सामने मिलने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। हालांकि अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा सम्राट Z की प्रगति को रोकने में असमर्थ थी और जिस पर यह इसके संपर्क में आई, इसका शरीर छितरा गया।
सौभाग्य से इस बाधा का अनुभव करने के बाद सम्राट जैद की गति काफी कम हो गई। त्रिपाठी ज्वलनशील की सुंदर आंखों ने एक अजीब रोशनी चमकाई और अपने हाथ की एक झटका के साथ उसकी कलाई पर पहनी गहरी लाल अंगूठी आग की एक अंगूठी में बदल गई जो सम्राट जैद की ओर शूटिंग कर रही थी। 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले। ये कलाकृति एक बार स्टारफील्ड के महान सम्राटों से संबंधित थी और इसके ग्रेड को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। पूरा लियू यान रेड क्षेत्र 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले के कारण बना एक छायादार सितारा पर एक वर्जित भूमि था। हालांकि त्रिपाठी ज्वलनशील ने केवल इन ज्वाला छल्ले में से एक एकत्रित किया था और इस कलाकृति की पूरी शक्ति को प्रदर्शित करने में असमर्थ था। एक सम्राट कलाकृति के रूप में इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। सम्राट जैद, जिसे यहाँ तक कि हड्डी भस्म ज्वाला दीपक और अग्नि पक्षी कलाकृति आत्मा भी नहीं रोक सकी, जैसे ही यह आग की इस अंगूठी के संपर्क में आया तो इसका प्रतिद्वंद भी सामने आ गया। यह अचानक हवा के बीच में जम गया और फिर आग की अंगूठी तेजी से सिकुड़ गई, पूरे सम्राट जैद के चारों ओर लपेट गई। एक गुनगुनाहट की आवाज बजी क्योंकि सम्राट जैद 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब ये जाल में गिर गया था तो यह इतना सरल कैसे हो सकता था। त्रिपाठी ज्वलनशील ने संची का एक फटना भेजा और 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले ने एक लोहे के हुक की तरह सम्राट जैद के चारों ओर लपेट दिया, इसे पूरी तरह से कैद कर लिया। एपिसोड नंबर 1422, सम्राट उद्यान और नए आधार का खुलासा। आधा महीने बाद लियू यान रेड भूमि के बाहर एक कई दर्जन मीटर लंबा स्टारशिप हवा में चुपचाप तैरता रहा। इस स्टारशिप के अंदर दीर्घायु, शक्तिशाली शांति, मार्शल दवा और 1000 चंद्रमा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जिस दिन सम्राट उद्यान बदला था, त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलनशील ने स्टारशिप छोड़ दिया था और बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे, लेकिन इस ध्यान से परिष्कृत स्टारशिप सफलतापूर्वक लियू यान रेड भूमि पर पहुंच गया था। लेकिन दीर्घायु और अन्य ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और केवल डॉक करके बाहर इंतजार कर सकते थे। सौभाग्य से आधे महीने पहले की लड़ाई के बाद ड्रैगन गुफा पर्वत की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए भले ही यह स्टारशिप काफी आंखों को पकड़ने वाला था, किसी ने भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। लियू यान रेड भूमि में पहली परत ज्वाला क्षेत्र के रहस्यमय रूप से गायब होने के बाद कई कृषक यहाँ स्थिति के बारे में पूछने के लिए आए थे, इसलिए वर्तमान लियू यान रेड भूमि एक सुनसान जगह नहीं थी और इसके बजाय काफी जीवंत थी। अब जब ऐसा स्टारशिप अचानक यहाँ दिखाई दिया था तो इसने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया। दीर्घायु और अन्य 3 दिनों से यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति या त्रिपाठी ज्वलनशील का अभी भी कोई संकेत नहीं था। जैसे ही वे सोच रहे थे कि क्या करना है, बकदांतेदार कृषक गेक्यूई ने अचानक अपनी भौहें उठाए और खुशी की एक नजर दिखाई। मार्शल पूर्वज वापस आ गए हैं, यहाँ से 3000 किलोमीटर से अधिक। ओह, मार्शल दवा बहुत खुश थी और उस पर संदेह नहीं किया, खुशी से कहा, चूंकि सीनियर ये वापस आ गई है, त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलनशील एल्डर सिस्टर भी वापस आ गए होंगे। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को स्टारशिप का हैच खोलने और इंतजार करने का आदेश दिया। निश्चित रूप से एक पल बाद क्षितिज से रोशनी की एक धारा बाहर निकल गई और पलक झपकते ही स्टारशिप के सामने पहुंच गई। जब इस रोशनी की चमक छितरा गई तो एक छोटा स्टारशिप दिखाई दिया जो समुद्र में एक शार्क जैसा दिखता था। स्वाभाविक रूप से ये त्रिपाठी ज्वलनशील द्वारा परिष्कृत फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल था। त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य बाहर उड़ गए और त्रिपाठी ज्वलनशील ने फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल को वापस लेने के लिए अपनी संची जारी की। बीच हवा में खड़े होकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य संवेदना जारी की और भौहें सिकोड़ने में मदद नहीं कर सका। उसने देखा कि कई कृषक लियू यान रेड भूमि के पास डेरा डाले हुए थे। जब वह और अन्य दिखाई दिए, उनमें से सभी ने जिज्ञासा की एक नज़र दिखाई और एक दूसरे से फुसफुसाहट शुरू कर दी। जगह पर खड़े होकर और एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपनी संची को धक्का दिया और चिल्लाया, आज से प्रवाहित ज्वाला रेड क्षेत्र के 1 लाख किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत के अधिकार क्षेत्र में होगा। सभी कृपया तुरंत छोड़ दें। अगर कोई करीब आने की कोशिश करता है तो इसे मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत के लिए एक उकसाव माना जाएगा और आपको परिणाम भुगतने होंगे। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, त्रिपाठी जीवक्ति ने चिल्लाया। हालांकि ड्रैगन गुफा पर्वत ने आधे महीने पहले की लड़ाई में खुद के लिए एक नाम बनाया था, जिससे पहली दर संप्रदायों के कई मास्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था। ये खबर अभी भी सिर्फ सुनी सुनाई थी। ये सच था या झूठा, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति की घोषणा निस्संदेह हॉर्नेट के घोंसले को पोक करने के समान थी। लियू यान रेड भूमि के पहली परत ज्वाला क्षेत्र के रहस्यमय रूप से गायब होने के बाद दूसरी परत खजाना क्षेत्र सामने आया था। हालांकि यहाँ आने वाले कृषक ने यहाँ कई कीमती खजाने नहीं पाए, उन्हें कभी कभी कुछ दुर्लभ अयस्क मिले। यहाँ तक कि अफवाहें भी थी कि जिस क्षेत्र में दूसरी परत खजाना क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ एक समृद्ध संत क्रिस्टल लोहा था। वहाँ असंख्य संत क्रिस्टल संग्रहित थे, जो एक पहली दर संप्रदाय की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। संत क्रिस्टल लोहे छायादार सितारा पर दुर्लभ थे। हालांकि महान शक्तियों के हाथों में संत क्रिस्टल लोहे थे, उनके पास कई नहीं थे और उनकी खनन दक्षता अधिक नहीं थी। यहाँ आने वाले अधिकांश कृषक एक संत क्रिस्टल लोहा खोजने के विचार के साथ आए थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें बस कुछ शब्दों के साथ दूर भगाना चाहता था, तो वे इसे कैसे सहन कर सकते थे।
एक पल में भीड़ नाराज हो गई और शोरगुल हवा को भर गया। जैसा कि कहा जाता है, कानून बहुमत को दंडित नहीं करता है। इससे भी अधिक, लियू यान रेड भूमि छायादार सितारा के 3 महान प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और छोड़ सकता था। तो त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा करने का क्या अधिकार था? सभी दिशाओं से आने वाले शोर और शोरगुल को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन रही। अचल भविष्य में वह लियू यान रेड भूमि में सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहर को अपने संचालन के आधार के रूप में मानेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अप्रासंगिक लोगों को पास में रहने की अनुमति नहीं देगा। चुप हो जाओ, त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उपनाम वाली महिला अचानक चिल्लाई। उसकी शिखर तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र खेती के साथ उसकी अजीब आत्मा गुप्त तकनीक के साथ। हालांकि उसकी चीख जोरदार नहीं थी, यह उन लोगों को चक्कर आने और भयभीत महसूस करने के लिए पर्याप्त थी जो शोर मचा रहे थे। दृश्य तुरंत शांत हो गया। अपनी सुंदर आंखों से चारों ओर देखते हुए ये उपनाम वाली महिला ने ठंडक से घोषणा की, मैं आपको एक दिन दूंगी। अगर यह रानी अभी भी आपको एक दिन के बाद यहाँ देखती है तो इस रानी को अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। जैसे ही ये शब्द गिरे, एक शक्तिशाली दबाव फैल गया और आसपास का क्षेत्र ठोस लगने लगा। सभी कृषक जो इस अदृश्य शक्ति में लिपटे हुए थे चौंक गए कि वे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या यहाँ तक कि अपनी संची को भी प्रसारित नहीं कर सकते थे। इस शक्ति के तहत ऐसा था जैसे वे चींटियों के रूप में छोटे हो गए हों। ये भटकी हुई बिल्लियां और कुत्ते एक ऐसे शी की शक्ति का विरोध कैसे कर सकते थे जो भव्य उपलब्धि चरण तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में शीर्ष मास्टर्स भी ये उपनाम वाली इस महिला के शी में गिरने के बाद एक दलदल में गिरने जैसा महसूस करेंगे। अकेले इन कृषकों को छोड़ दें। तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र। तुरंत कुछ जानकार कृषकों ने ये उपनाम वाली इस महिला की भयानक खेती को पहचान लिया और भयभीत थे। मजबूत का सम्मान किया गया। यह एक सत्य था जो प्राचीन काल से कभी नहीं बदला था। ये उपनाम वाली महिला को केवल शोरगुल वाले लोगों को बंद करने के लिए अपनी शक्ति का थोड़ा सा संकेत दिखाने की आवश्यकता थी। उसके अपने शी को वापस लेने के बाद कई कृषकों ने तुरंत अपने स्टार शटल को बुलाया और बेहद तेज गति से भाग गए। लियू यान रेड भूमि के दूसरी परत खजाना क्षेत्र में वास्तव में कई लाभ और अवसर थे, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता थी। अगर किसी ने अपना जीवन खो दिया, भले ही उनके सामने महान लाभ थे, इसका क्या उपयोग होगा? हालांकि वे अनिच्छुक थे, अपने जीवन की तुलना में यहाँ रहना और इस तरह के शक्तिशाली अस्तित्व को भड़काना निस्संदेह अविवेकपूर्ण था। कृषकों के पहले बैच के भागने के बाद अधिक से अधिक लोग जल्दी से छोड़ गए और आधा कप चाय के समय से भी कम समय में आसपास जमा हुए सभी कृषक गायब हो गए थे। ये उपनाम वाली महिला ने ठंडक से नाराजगी जताई, मुड़ गई और धीरे से त्रिपाठी ज्वलनशील को सिर हिलाया। सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, विविध लोगों को साफ कर दिया गया है। त्रिपाठी ज्वलनशील ने बेहोश रूप से जवाब दिया, इससे पहले कि वह अपने सिर को सामने ज्वाला बाधा को देखने के लिए मोड़ ले। अपनी कलाई के झटका के साथ 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले बाहर उड़ गए और लियू यान रेड भूमि की ज्वाला बाधा में विलय हो गए। अगले ही पल ज्वाला बाधा पर एक दरार दिखाई दी जो स्टारशिप की सुरक्षित रूप से बुझने के लिए काफी बड़ी थी। लियू यान रेड भूमि का तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र मूल रूप से 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले, एक सम्राट कलाकृति द्वारा गठित किया गया था। त्रिपाठी ज्वलनशील महान सम्राटों में से एक के आत्मा क्लोन के रूप में स्वाभाविक रूप से इसे नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि वह दूसरी ज्वाला अंगूठी को वापस नहीं ले सकते थे, फिर भी वह इसे अलग कर सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति, त्रिपाठी ज्वलनशील और अन्य की स्टारशिप में कूदने के बाद एक गुनगुनाहट की आवाज बजी क्योंकि स्टारशिप धीरे धीरे लियू यान रेड भूमि में उड़ गया। यात्रा अबाधित थी। एक पल बाद लियू यान रेड भूमि की मूल चौथी परत में सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहर के सामने त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य संप्रदाय रक्षा सरणी के सामने खड़े थे और बादल कवर क्रॉस पर्वत श्रृंखला को घूर रहे थे। बादलों के बीच मंडप और टॉवर देखे जा सकते थे और पर्वत श्रृंखला समृद्ध विश्व ऊर्जा से भरी हुई थी। पहाड़ों और खेतों के माध्यम से स्पष्ट झरने बहते थे, एक सुंदर दृश्य बनाते थे जो इस दुनिया से बाहर लगता था। यहाँ खड़े होकर मार्शल दवा और अन्य ने हवा में अतिरंजित रूप से सांस ली, उनके चेहरे उत्साह से चमके हुए थे। इससे पहले जब त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा कि बसने के लिए एक नई जगह है जो ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में सैकड़ों गुना बेहतर है, वे संदेहजनक थे और सोचा था कि यह असंभव है, लेकिन इस पल में यहाँ खड़े होकर उन्हें अब थोड़ा सा भी संदेह नहीं था। प्रवेश करने से पहले भी उन्होंने पहले से ही इतनी समृद्ध विश्व ऊर्जा महसूस की थी, तो अगर उन्होंने वास्तव में प्रवेश किया तो ये किस तरह का दृश्य होगा। ये कहना कि यह जगह ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में सैकड़ों गुना बेहतर थी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके अलावा अगर वे वास्तव में यहाँ बस सकते थे तो प्रवाहित ज्वाला रेड क्षेत्र की ज्वाला बाधा उन्हें बचाएगी, कोई भी उन्हें खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। ये बस एक स्वर्ग था जो किसी को भी पागल करने और लालच देने के लिए पर्याप्त था। क्या लियू यान रेड भूमि में ऐसा अस्तित्व था? हालांकि ये संप्रदाय रक्षा सरणी अभेद्य लगती थी जो ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी की तुलना में कहीं अधिक गहन थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि इसे तोड़ा जा सकता है या नहीं। जैसे ही सभी लोग चुपके से चिंता कर रहे थे, त्रिपाठी ज्वलनशील ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ा, अपना हाथ फैलाया और उससे कुछ फुसफुसाया।
किसी ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति समझ गया और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी तक पहुंच गया, एक टोकन निकाला और इसे त्रिपाठी ज्वलनशील को सौंप दिया। एक सम्राट टोकन। ये उपनाम वाली महिला की आंखें तेज थी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक स्टार सम्राट टोकन था। ये सोचते हुए कि उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इस स्टार सम्राट टोकन को बाहर कैसे निकाला था, जिसे अनगिनत वर्षों से सौंपा गया था, वह अपराधबोध और बेचैनी महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। स्टार सम्राट टोकन जो उसके पास पहले से था, वह महान सम्राटों से सौंपा गया एक खजाना था, और भले ही अंदर सील की गई दिव्य तकनीक का उपयोग किया गया था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आकस्मिक रूप से विनिमय कर सके। ये सोचकर ये उपनाम वाली महिला बेचैन महसूस करती थी, ये सोचकर कि क्या उसका मास्टर उसे इसके लिए दोष देगा। सौभाग्य से त्रिपाठी ज्वलनशील का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं लगता था। स्टार सम्राट टोकन पकड़कर उसने अपनी संची इसमें डाली और तुरंत इसे संप्रदाय रक्षा सरणी की रोशनी पर्दे पर रखा। रोशनी की एक चमक के साथ लगभग अभेद्य संप्रदाय रक्षा सरणी पर असंख्य जटिल रून दिखाई दिए और मछली की तरह घूमना शुरू कर दिया। तुरंत बाद एक गुनगुनाहट की आवाज बजी और एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ सर्वोच्च गहन संप्रदाय की संप्रदाय रक्षा सरणी अचानक अलग हो गई। एक रास्ता प्रकट हुआ जो सीधे अंदर की ओर जाता था। हालांकि उसे एक संकेत मिला था, जब त्रिपाठी ज्वलनशील ने उसके सामने रोशनी पर्दे को इतनी आसानी से खोला तो त्रिपाठी जीवक्ति करवाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब वह ल्यूयान रेत भूमि की चौथी परत में प्रवेश कर चुका था तो उसने स्टार सम्राट पर्वत से शीतल शुद्ध नामक कृषक को इस रोशनी पर्दे पर हिंसक रूप से हमला करते हुए देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे नष्ट करने में असमर्थ रहा। उस समय उस शीतल शुद्ध नामक व्यक्ति ने उसे भी आमंत्रित किया था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने मना कर दिया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उस समय उसका फैसला बेहद बुद्धिमान था। हालांकि यह संप्रदाय रक्षा सरणी अनगिनत वर्षों तक अक्षुण्ण रही थी, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक संत राजा क्षेत्र कृषक क्रूर बल के साथ तोड़ सके। चलो चलते हैं। त्रिपाठी ज्वलनशील की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी, जैसे कि वह कुछ याद कर रहा था, लेकिन साथ ही उसके पास कोई सुराग नहीं लगता था। आखिरकार वह महान सम्राटों का मूल शरीर नहीं था। हालांकि उसे महान सम्राटों की कुछ यादें विरासत में मिली थी, वे पूरी नहीं थी, इसलिए वह इस सर्वोच्च गहन संप्रदाय से परिचित और अपरिचित दोनों थी। एपिसोड नंबर 1423। सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहरों में स्वर्ग। विशाल सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहर दसियों हजारों वर्षों की खामोशी के बाद आज आखिरकार आगंतुकों के अपने पहले समूह का स्वागत किया। समृद्ध विश्व ऊर्जा एक के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे उन्हें गर्म और आरामदायक महसूस होता था। इस विश्व ऊर्जा के अपने आप शरीर में प्रवाहित होने के लिए किसी को अपनी गुप्त कला को प्रसारित करने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं थी। इस वातावरण में खेती करने से समय की मात्रा कई गुना बच सकती है। न केवल मार्शल दवा और अन्य उत्साहित थे, यहाँ तक कि ये उपनाम वाली महिला ने भी आकर्षण की एक नज़र पहनी थी। छायादार सितारा पर सबसे समृद्ध विश्व ऊर्जा के साथ जगह स्टार सम्राट पर्वत था। ये उपनाम वाली महिला स्टार सम्राट पर्वत की पूर्व संप्रदाय मास्टर के रूप में स्वाभाविक रूप से इस मामले पर टिप्पणी करने का अधिकार था, लेकिन स्टार सम्राट पर्वत की विश्व ऊर्जा की तुलना यहाँ से करने पर यह एक छोटे जादूगर की तुलना एक महान जादूगर से करने जैसा था। स्टार सम्राट पर्वत के पैर में एक शीर्ष ग्रेड पृथ्वी शिरा थी जो विश्व ऊर्जा का प्रवाह प्रदान करती थी, लेकिन सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहरों में ऐसा लगता था कि ऐसी एक से अधिक पृथ्वी शिरा थी, लेकिन कई थी। उनके सामने सफेद जैद कदमों का एक सेट था जो शुद्ध और त्रुटिहीन दिखता था। भले ही किसी ने उन्हें दसियों हजारों वर्षों से साफ नहीं किया था, वे अभी भी बेदाग थे। ये सफेद जैद कदम सबसे शुद्ध जैद से बने थे और एक गर्म चमक थी जो सीधे शीर्ष तक ले जाती थी। एक मोटे हिसाब से कम 10,000 कदम थे। त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलनशील आरामदायक गति से एक साथ आगे बढ़े, यहाँ समृद्ध विश्व ऊर्जा महसूस करते हुए अपने चारों ओर का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य संवेदनाएं जारी करते हुए। ये उपनाम वाली महिला करीब से पीछे पीछे थी, उसके बाद दीर्घायु और अन्य थे। कई दर्जन शिष्य जो मूल रूप से समुद्री शाखा परिवार से संबंधित थे, 3 या 5 के समूह में आपस में फुसफुसाते हुए पीछे गिर गए। उनमें से सभी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। उन्होंने मार्शल दवा का पालन किया था और ड्रैगन गुफा पर्वत में शामिल होने के लिए समुद्री शाखा परिवार छोड़ दिया था। हालांकि यह एक हार्दिक कार्य था, उनमें से हर एक ने कम या ज्यादा अपने मूल परिवार की स्मृति को संजोया था। लेकिन अगले कुछ सालों में उन्हें ड्रैगन गुफा पर्वत पर प्रचुर मात्रा में खेती सामग्री और एक अच्छा खेती वातावरण मिला था, जिससे धीरे धीरे उन्हें ड्रैगन गुफा पर्वत से जुड़ाव की भावना मिली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे इसका एक हिस्सा थे। अब ड्रैगन गुफा पर्वत को जमीन पर नष्ट कर दिया गया था। हालांकि यह एक दया थी। त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलनशील ने उन्हें एक नई दुनिया में नेतृत्व किया था, एक जो ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में अनगिनत गुना बेहतर था। अतीत उनकी आंखों के सामने चमका। हर कृषक ने उस फैसले पर चुपके से खुशी मनाई जो उन्होंने तब किया था। जो समुद्री शाखा परिवार में बचे थे, वे शायद इस पल में कुछ मामूली खेती सामग्रियों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस ध्यान में बैठने और खेती करने की आवश्यकता थी। संत क्रिस्टल की एक असीमित आपूर्ति थी, साथ ही गोलियों की एक असीमित आपूर्ति भी थी। यहाँ तक कि उनके गुप्त खजाने भी उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे।
इस तरह का उपचार कुछ ऐसा था जो छायादार सितारा पर पहली श्रेणी के संप्रदाय भी प्रदान नहीं कर सकते थे, फिर भी वे आनंद लेने में सक्षम थे। अगर स्वर्ग युद्ध संघ या गरज तूफान संप्रदाय से कोई व्यक्ति अब उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था, तो वे निश्चित रूप से उन पर उपहास करेंगे। तो क्या हुआ अगर वे स्वर्ग युद्ध संघ थे? तो क्या हुआ अगर ये गरज तूफान संप्रदाय था? क्या इसकी तुलना ड्रैगन गुफा पर्वत से की जा सकती है? एक एक करके कदम उनके पीछे गिर गए। लगभग आधे घंटे के बाद त्रिपाठी, जीवक्ति और अन्य आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गए। ऊपर देखते हुए उन्होंने अपने सामने 2 ऊंचे स्तंभ खड़े देखे। 2 विशाल स्तंभों के ऊपर उस पर एक विशाल पट्टिका लटकी हुई थी। क्षैतिज बोर्ड पर 3 शब्द लिखे गए थे, सर्वोच्च गहन संप्रदाय। ये 3 शब्द फीके रूप से एक गहन और अकथनीय आकर्षण देते थे। ये कल्पना करना असंभव था कि किसने इस हस्तलेखन को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी, संभवतः एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर। पहाड़ी हवा बह गई, स्पष्ट और प्राकृतिक। सर्वोच्च गहन संप्रदाय के द्वार के माध्यम से देखते हुए कोई भी हर जगह पहाड़ों और मंडपों को देख सकता था। ये एक ऐसा दृश्य था जो आंख देख सकती थी, उतना दूर तक फैला हुआ था। हालांकि इस शानदार संप्रदाय खंडहरों में जीवन का कोई संकेत नहीं था। त्रिपाठी, जीवक्ति ने अपनी दिव्य संवेदना फैलाई, लेकिन फिर भी पूरे सर्वोच्च गहन संप्रदाय को कवर करने में असमर्थ था। इतना विशाल संप्रदाय, भले ही इसमें 1 लाख शिष्य शामिल हों, भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब 100 से भी कम लोगों ने प्रवेश किया था। इससे भी अधिक लंबे समय तक यहाँ 100 से भी कम लोग रहेंगे और खेती करेंगे। हर व्यक्ति को एक पूरे पर्वत शिखर पर कब्जा करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सामने का हॉल होना चाहिए। त्रिपाठी ज्वलनशील ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने कुछ सोचा, आइए अलग होकर पता लगाएं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो जल्दी न करें, बस मुझे या त्रिपाठी जीवक्ति को एक संदेश भेजें। ठीक है। मार्शल दवा ने सिर हिलाया और तुरंत कई दर्जन कृषक शिष्यों को 3 या 5 लोगों की 1 दर्जन से अधिक टीमों में विभाजित कर दिया, इससे पहले कि वे सभी दिशाओं में बिखर जाएं। त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं रहा और अकेले सर्वोच्च गहन संप्रदाय के सामने वाले हॉल की खोज शुरू कर दी। उसने सोचा कि यहाँ कुछ अच्छी चीजें बची होंगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मूल्य का कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि जो कुछ बचा था वह विशाल संप्रदाय खंडहर थे, जिससे वह थोड़ा निराश था। पूरे 1 दिन की खोज के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर समुद्री शाखा परिवार के शिष्यों का भाग्य अच्छा था। उनमें से कुछ को कुछ प्राचीन कलाकृतियां मिली, जबकि अन्य को कुछ गोलियां मिली जो अभी भी ली जा सकती थी। एक एक करके वे दौड़कर गए और त्रिपाठी जीवक्ति को रिपोर्ट किया कि उन्होंने क्या पाया था। त्रिपाठी जीवक्ति इन चीजों में कैसे रुचि रख सकता था? संक्षेप में निरीक्षण के बाद उसने उन्हें खुद के लिए रखने के लिए कहा। इस फैसले ने शिष्यों की खोज करने की इच्छा को और भी उत्तेजित किया, और सर्वोच्च गहन संप्रदाय के पूरे सामने वाले हॉल में उन्होंने उत्साहपूर्वक आगे और पीछे चलाया, विभिन्न महलों में प्रवेश किया और बाहर निकाला। समय उड़ गया और आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान कई दर्जन लोगों के समूह ने सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहरों की खोज करने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सभी की खोज पूरी नहीं की थी। इस जगह पर 21 पर्वत शिखर थे और वे आकार में भिन्न थे। हर पर्वत शिखर में भारी मात्रा में आत्मा क्यूई थी, जो आत्मा क्यूई के मामले में किसी भी संप्रदाय के मुख्य वेदी से कम नहीं थी। वास्तव में ये और भी बेहतर हो सकता था। जहां तक 9 सबसे बड़े शिखरों की बात है, गंध की समृद्धि और भी अद्भुत थी। हालांकि बहुत अधिक अतिरिक्त लाभ नहीं थे, लेकिन इस तरह की जगह पर बसने में सक्षम होना सभी को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। कुछ समय बाद सभी ने सामने वाले हॉल में बसने का फैसला किया। आखिरकार बहुत कम लोग थे और सर्वोच्च गहन संप्रदाय खंडहर बहुत बड़े थे। अगर वे बिखरे हुए थे तो उनके लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना असुविधाजनक होगा। हालांकि सामने वाले हॉल की गंध 9 सबसे बड़े शिखरों जितनी अच्छी नहीं थी, ये कहीं और से बेहतर थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अकेले एक शानदार महल पर कब्जा कर लिया, जो एक आत्मा वसंत के मुंह पर स्थित था। आत्मा वसंत से रिसने वाली गंध एक आत्मा सरनी द्वारा प्रतिबंधित थी। कोई रिसाव नहीं होने के कारण ये खेती करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवक्ति बहुत संतुष्ट था। हालांकि अब जब सभी यहाँ बस गए थे तो सर्वोच्च गहन संप्रदाय नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उन्हें भविष्य में छायादार सितारा पर अन्य महान शक्तियों के साथ व्यवहार करना होगा, इसलिए वे हमेशा ड्रैगन गुफा पर्वत या सर्वोच्च गहन संप्रदाय के नाम का उपयोग नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी ज्वलनशील, मार्शल दवा और अन्य त्रिपाठी जीवक्ति से परामर्श करने के लिए आए, और त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत सर्वोच्च गहन संप्रदाय की पट्टिका को उच्च स्वर्ग संप्रदाय से बदल दिया। हालांकि ये दुनिया के लिए घोषित नहीं किया गया था, इसे अभी भी एक कम कुंजी संप्रदाय माना जा सकता था। उच्च स्वर्ग मंडप वह संप्रदाय था जहां से त्रिपाठी जीवक्ति आया था, इसलिए उसके लिए इस नई जगह को उच्च स्वर्ग संप्रदाय कहना स्वाभाविक था। किसी और को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, और यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति के नाम के अर्थ के बारे में भी नहीं पूछा गया था। उन्होंने लंबे समय से त्रिपाठी जीवक्ति को एक नेता माना था, इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवक्ति का नाम बुरा होता, वे कुछ नहीं कहते। दूसरी ओर ये उपनाम वाली महिला ने इस नए संप्रदाय के नाम की प्रशंसा की।
संपर्क की इतनी लंबी अवधि के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने भी ये उपनाम वाली इस महिला की पृष्ठभूमि के बारे में सीखा। पत्ते पश्चिम बादल, स्टार सम्राट पर्वत की पिछली संप्रदाय मास्टर, एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति। छायादार सितारा पर उसने एक बार महान अधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कई साल पहले वह किसी अज्ञात कारण से स्टार सम्राट पर्वत छोड़ गई थी। सभी ने सोचा था कि वह गिर गई थी और मर गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह पहाड़ों और जंगलों में गहराई में एकांत में रह रही थी। अगर इस बार गेक्यूई ने गलती से त्रिपाठी ज्वलनशील की खोज नहीं की होती तो वह भाग नहीं पाई होती। वह शायद एकांत से बाहर नहीं आई होती। स्टार सम्राट पर्वत की पिछली संप्रदाय मास्टर के रूप में पत्ते पश्चिम बादल ने स्टार सम्राट पर्वत छोड़ने पर अपने साथ केवल 2 चीजें ली थी। एक थी उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति हड्डी भस्म ज्वाला दीपक, और दूसरी थी एक व्यक्ति का चित्र, स्टारफील्ड के महान सम्राटों का एक चित्र। स्टार सम्राट पर्वत में एक प्राचीन किंवदंती थी कि भले ही महान सम्राट सो रहे हों, एक दिन वे दुनिया में फिर से दिखाई देंगे। दसियों हजारों साल बीत चुके थे। ये पैतृक शिक्षण धीरे धीरे भूला दिया गया था और स्टार सम्राट पर्वत खुद नहीं जानता था कि क्या इसका वास्तव में स्टारफील्ड के महान सम्राटों से कोई लेना देना था, लेकिन पत्ते पश्चिम बादल ने इसमें दृढ़ता से विश्वास किया। महान सम्राटों के रहस्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए उसने प्राचीन पुस्तकों और रिकॉर्डों के माध्यम से खोज की थी और एक अद्भुत सुराग मिला था। महान सम्राटों को एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा था और वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए उनके पास गहरी नींद में गिरने के लिए और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इंतजार करने के लिए किसी प्रकार की दिव्य तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उस रहस्य के साथ मेल खाता था जो त्रिपाठी ज्वलनशील और त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले बताया था। इस जानकारी की जांच करने के लिए पत्ते पश्चिम बादल ने कई 100 साल बिताए थे। उस दौरान उसने स्टार सम्राट पर्वत के किसी भी मामले के बारे में नहीं पूछा था, जिसके परिणामस्वरूप उसका अधिकार एक देशद्रोही के हाथों में गिर गया था और आखिरकार उसे स्टार सम्राट पर्वत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसने केवल एक कारण से महान सम्राटों के सुरागों के बारे में पूछताछ करने में इतना समय बिताया था, उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए। हालांकि वह महान सम्राटों की खेती के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, वह जानती थी कि उन्होंने निश्चित रूप से उत्पत्ति राजा क्षेत्र को पार कर लिया था। चूंकि महान सम्राट दसियों हजारों साल पहले ऐसे क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, तो वह क्यों नहीं कर सकती थी। पत्ते पश्चिम बादल का मूल इरादा महान सम्राटों के बारे में पूछताछ करके उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ने के लिए एक रास्ता खोजना था, लेकिन उसे इतने बड़े रहस्य की खोज करने की उम्मीद नहीं थी। स्टार सम्राट पर्वत छोड़ने के बाद पत्ते पश्चिम बादल एकांत में रह रहा था। महान सम्राटों के चित्र उसके एकांत घर में लटकाए गए थे। सुबह में अगरबत्ती की एक छड़ी जलाते थे और सुबह और शाम 3 बार दंडवत प्रणाम करते थे। गेक्यूई एक शिष्य था जिसे उसने कई साल पहले गोद लिया था, और हालांकि वे मास्टर और शिष्य थे, गेक्यूई अभी भी उसे मार्शल पूर्वज कहता था। जब वह अक्सर पत्ते पश्चिम बादल से मिलने जाता था या उससे अपनी खेती के बारे में सवाल पूछता था, तो गेक्यूई ने स्वाभाविक रूप से कई बार महान सम्राटों के चित्र देखे थे। जैसे जब इस व्यक्ति ने स्वर्गीय भाग्य शहर में त्रिपाठी ज्वलनशील को देखा, तो यह ऐसा था जैसे उसने एक भूत देखा हो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट की एक नज़र दिखाई दी। पिछली बार जब वह पत्ते पश्चिम बादल के पास लौटा और उसे बताया कि उसने क्या देखा था, तो पत्ते पश्चिम बादल अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इंतजार किए बिना ड्रैगन गुफा पर्वत की ओर दौड़ पड़ा था, बस मास्टर्स के एक समूह का सामना करने के लिए जो ड्रैगन गुफा पर्वत को घेरे हुए थे। हालांकि इस दुनिया में समान दिखावट वाले लोग थे, 2 समान चेहरों का दिखाई देना असंभव था। पत्ते पश्चिम बादल ने उस समय अनुमान लगाया था कि त्रिपाठी ज्वलनशील नामक महिला महान सम्राटों से संबंधित हो सकती है। ड्रैगन गुफा पर्वत पर पहुंचने और अपने संचार कलाकृति का उपयोग करके त्रिपाठी ज्वलनशील के साथ बातचीत करने के बाद पत्ते पश्चिम बादल ने तुरंत अपने अनुमान की पुष्टि की। अन्यथा वह बिना किसी कारण के ड्रैगन गुफा पर्वत की मदद कैसे कर सकती थी। एक शिखर तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक त्रिपाठी ज्वलनशील के प्रति इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता था। अगर पत्ते पश्चिम बादल को पहले कोई संदेह था, तो संपर्क के इन दिनों के बाद उनमें से सभी चले गए थे। इस दुनिया में केवल महान सम्राट ही इस तरह के स्टारशिप को परिष्कृत कर सकते थे, और केवल महान सम्राट ही आसानी से सर्वोच्च गहन संप्रदाय की संप्रदाय रक्षा सरणी को तोड़ सकते थे। उसने अवचेतन रूप से सोचा कि त्रिपाठी ज्वलनशील महान सम्राटों का पुनर्जन्म था, इस बात से अनजान कि महान सम्राटों के सच्चे शरीर अभी भी सम्राट उद्यान में सो रहे थे। एपिसोड नंबर 1424, उच्च स्वर्ग संप्रदाय की स्थापना और ड्रैगन आत्मा को वश में करना। समय उड़ गया और 10 से अधिक दिन बीत गए। प्रारंभिक उत्साह और नवीनता का अनुभव करने के बाद ड्रैगन गुफा पर्वत के लोग धीरे धीरे सर्वोच्च गहन संप्रदाय के पूर्व स्थल में जीवन के अनुकूल हो गए, जो अब उच्च स्वर्ग संप्रदाय था। यहाँ विश्व ऊर्जा की गंध प्रचुर थी और हवा स्वच्छ और प्राकृतिक थी। ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खेती पवित्र भूमियों में से एक था। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने पहली बार स्टार टेरिटरी में कदम रखा था, तो वह जिस तैरते महाद्वीप में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में ये जगह केवल थोड़ा हीन थी। एकमात्र नकारात्मक बात यह थी कि पूरा लियुयान रेत क्षेत्र अभी भी 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले में से 2 से घिरा हुआ था, जो इसे बाकी दुनिया से अलग कर रहा था। बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करना न केवल मुश्किल था, बल्कि जब कोई ऊपर देखता था तो कोई भी सूरज, चांद या सितारे नहीं देख सकता था।
निश्चित रूप से हर चीज के अपने फायदे और नुकसान थे। उच्च स्वर्ग मंडप बाकी दुनिया से अलग लगता था, लेकिन ये कई परेशानियों से भी मुक्त था। अन्यथा केवल कुछ दर्जन लोगों के साथ इतनी बड़ी और सुंदर जगह पर कब्जा करना यह अजीब होगा अगर किसी ने इसका लालच नहीं किया। एलिप्सिस, सब कुछ क्रम में था। 10,000 वर्ष की धूप जो त्रिपाठी जीवोक्ति लियुयान रेत क्षेत्र की छठी परत से वापस लाया था, उसे त्रिपाठी ज्वलनशील द्वारा सामने वाले हॉल के गुप्त हॉल में रखा गया था, जो आत्मा सरणियों की परतों द्वारा सुरक्षित था। अगर कोई शिष्य तोड़ना चाहता था तो वे मार्शल दवा और अन्य को आवेदन कर सकते थे। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वे गुप्त हॉल में जा सकते थे और पीछे हटने के लिए 10,000 वर्ष की धूप का उपयोग कर सकते थे। 9 शाखा जैड क्रिस्टल वृक्ष भी वहां रखा गया था। ये दोनों खजाने स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते थे, साथ ही किसी के मन को साफ करने और दिल के राक्षसों को बाहर निकालने की अनुमति भी देते थे। दोनों ही खजाने थे जो सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। 10,000 वर्ष की धूप और 9 शाखा जैड क्रिस्टल वृक्ष दोनों मूल रूप से ड्रैगन गुफा पर्वत पर त्रिपाठी जीवोक्ति के गुफा महल में रखे गए थे। हालांकि 1 महीने पहले जब शक्तिशाली दुश्मनों ने ड्रैगन गुफा पर्वत को घेरा था, त्रिपाठी ज्वलनशील ने इन खजानों को लेने का अवसर लिया था। उस समय मार्शल दवा ने इन खजानों को लेने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरणियों की मदद से गुप्त रूप से भागने के लिए दुश्मन का ध्यान त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा आकर्षित होने का फायदा उठाया था। एक लाल मोमबत्ती धारक और लाल मोमबत्ती फल की एक छोटी पंखुड़ी भी थी। वे अब सामने वाले हॉल में एक औषधीय बगीचे में शांतिपूर्वक रह रहे थे। हालांकि वे फिर से नहीं बढ़ेंगे, उनके औषधीय प्रभाव पूरी तरह से संरक्षित थे। यहाँ तक कि रक्त तलवार घास का मात्र डंठल भी त्रिपाठी ज्वलनशील द्वारा यहाँ लाया गया था। विशाल रक्तसार पत्थर भी यहाँ लाया गया था। ये चीजें अच्छे खजाने थे जिनका उपयोग सरनी कोर की व्यवस्था के लिए किया जा सकता था। त्रिपाठी ज्वलनशील उन्हें कैसे भूल सकती थी। ये कहा जा सकता है कि भले ही ड्रैगन गुफा पर्वत को जमीन पर नष्ट कर दिया गया था, उच्च स्वर्ग संप्रदाय को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। इसके विपरीत उच्च स्वर्ग संप्रदाय ने खुद के लिए एक नाम बनाने के लिए इस लड़ाई का फायदा उठाया था। कम से कम 1 दर्जन महान शक्तियों और सैकड़ों उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने त्रिपाठी जीवोक्ति पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन अंत में उन्हें भारी हताहतों का सामना करना पड़ा था और उन्हें शर्मिंदगी में भागना पड़ा था। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड कुछ ऐसा था जो छायादार सितारा के शीर्ष संप्रदाय भी हासिल नहीं कर सकते थे। केवल स्टार सम्राट पर्वत ही ऐसा कारनामा करने में सक्षम था। उस लड़ाई के बाद किसी ने भी अब ड्रैगन गुफा पर्वत को अपनी आंखों में न रखने की हिम्मत नहीं की और ड्रैगन गुफा पर्वत के मास्टर त्रिपाठी जीवोक्ति का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक मामूली तृतीय कोटि संत राजा खेती के साथ ऐसा कारनामा करना, उसके लिए सड़कों और सराय में एक गर्म विषय बनना आसान था। उच्च स्वर्ग संप्रदाय की स्थापना एक कम कुंजी तरीके से की गई थी और त्रिपाठी जीवोक्ति के ज्ञान के बिना मार्शल दवा और अन्य ने उन्हें संप्रदाय मास्टर के रूप में नियुक्त करने की पहल की। त्रिपाठी ज्वलनशील उप संप्रदाय मास्टर बनी, जबकि पत्ते पश्चिम बादल महान एल्डर बनी। दीर्घायु, शक्तिशाली, शांति, शांत, खुशबू, धूल, GQE और अन्य सभी एल्डर थे। केवल कुछ दर्जन लोगों के साथ एक छोटा संप्रदाय आकार लेना शुरू कर रहा था। हालांकि यह छोटा था, इसमें सभी आवश्यकताएं थीं, और यह केवल इसलिए था क्योंकि कोई भी शिष्यों को स्वीकार करने के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था। उच्च स्वर्ग संप्रदाय अब जिस प्रमुख स्थान पर कब्जा कर रहा था, उसकी वर्तमान लोकप्रियता के साथ उसे बस एक शब्द कहने की जरूरत थी, और यह शायद एक हलचल वाला बाजार बन जाएगा जिसमें अनगिनत कृषक बिना किसी समर्थन के आश्रय मांगने आएंगे। अपनी नींव स्थिर होने के साथ अब ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। सभी इस सत्य को समझते थे। दिव्य वृक्ष को एक बार फिर से त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा जारी किया गया था। 1 महीने पहले की लड़ाई में दिव्य वृक्ष के प्रदर्शन ने त्रिपाठी जीवोक्ति को हक्का बक्का कर दिया था। स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति इसके साथ कंजूस नहीं होगा। तुरंत दिव्य वृक्ष को अवशोषित करने और परिष्कृत करने के लिए सुनहरे रक्त की 2 बूंदें बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पत्थर मूंगूस का प्रदर्शन भी सराहनीय था और उसे भी एक बहुत ही उदार पुरस्कार मिला, बड़ी संख्या में दुर्लभ धातुएं और अयस्क। पत्थर मूंगूस इन धातुओं और अयस्कों के सार को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा सकता था। यह इसकी सहज दिव्य तकनीक थी। उच्च स्वर्ग मंडप का सामने वाला हॉल धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि सभी अपने कर्तव्यों के बारे में गए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति भी पीछे हट गया था। केवल त्रिपाठी ज्वलनशील, मार्शल दवा और अन्य व्यस्त थे। आखिरकार ये जगह भविष्य में उसके संप्रदाय का मुख्यालय होगा, इसलिए त्रिपाठी ज्वलनशील को स्वाभाविक रूप से बाधाओं और आत्मा सरणियों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा। सौभाग्य से सर्वोच्च गहन संप्रदाय में अधिकांश बाधाओं और आत्मा सरणियों का अभी भी उपयोग किया जा सकता था। ये बस था कि वे ऊर्जा से बाहर निकल गए थे, इसलिए त्रिपाठी ज्वलनशील को बस उन्हें थोड़ा सा मरम्मत करने या उन्हें संत क्रिस्टल से फिर से भरने की आवश्यकता थी। ये त्रिपाठी ज्वलनशील के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और वास्तव में उसने इसका काफी आनंद लिया। पत्ते पश्चिम बादल पूरे दिन उसके साथ रही, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, एक अधीनस्थ के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने कभी कभी देखा था कि जब यह महिला त्रिपाठी ज्वलनशील को देखती थी तो उसकी आंखें कट्टरता और पूजा से भर जाती थीं, जैसे कि वह बिना किसी झिझक के त्रिपाठी ज्वलनशील के आदेश पर कुछ भी करेगी। पहला स्वर्गीय महल, वह महल जिस पर त्रिपाठी जीवोक्ति ने वर्तमान में कब्जा किया था।
कमरों में से एक के अंदर वह अपनी हथेलियों में एक हरे तलवार जैसे कलाकृति को पकड़े हुए अपने हाथों को अपने सामने फैलाकर क्रॉस लेग बैठा था। हालांकि यह एक लंबी तलवार की तरह दिखता था, इसमें वास्तव में एक ब्लेड नहीं था, जिससे ये बेहद कुल दिखाई देता था। हालांकि इस तलवार की हिल्ट पर उसमें एक लोंगन आकार का मनका जड़ा हुआ था और इस हरे तलवार शरीर के अंदर एक सांप जैसी चीज खुशी से तैर रही थी। ये लंबी तलवार कलाकृति स्वाभाविक रूप से ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका के सम्मिलन का उत्पाद थी। ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका का मूल रूप एक आक्रामक जहरीला ड्रैगन था। एक प्राचीन दिव्य आत्मा के एक हिस्से के रूप में इसकी ताकत बस अकथनीय थी। जैसे भले ही ये सिर्फ एक ड्रैगन हड्डी का टुकड़ा और एक कच्चा ड्रैगन मनका था, इस कलाकृति में अभी भी अकथनीय शक्ति थी। ड्रैगन गुफा पर्वत की लड़ाई के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने पूरी तरह से इसकी शक्ति का अनुभव किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रैगन आत्मा की झांकी बेहद घमंडी थी और उसके द्वारा नियंत्रित होने को तैयार नहीं थी, जिससे लगभग मौके पर ही एक दुर्घटना हो गई थी। अंत में त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे जबरदस्ती दबाने के लिए अपनी विकसित कमल गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती को एक अस्थायी उपाय के रूप में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, न कि एक दीर्घकालिक समाधान। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इस तलवार कलाकृति को बाहर निकाला था, तो उसका स्वाभाविक रूप से इस समस्या को एक बार और सभी के लिए हल करने का इरादा था। अन्यथा हर बार जब वह भविष्य में इसका उपयोग करता तो उसे जबरदस्ती इसे दबाना पड़ता। न केवल वह अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि उसे एक झटका भी लगने की संभावना थी। यह कोई मजाक नहीं था। किसी की अपनी कलाकृति से एक झटका लगना असामान्य नहीं था। कम ताकत के साथ एक शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग करने के लिए किसी की अपनी कलाकृति को मजबूर करना एक आम घटना थी। इसलिए कोई भी कृषक जो एक कलाकृति चुनता था, वह अपनी ताकत और अपनी क्षमता की सीमाओं के आधार पर उसके लिए उपयुक्त एक को चुनेगा। इसका मतलब यह नहीं था कि एक कलाकृति जितनी अधिक शक्तिशाली थी, उतना ही बेहतर था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में ड्रैगन हड्डी तलवार को मुश्किल से एक प्रोटोटाइप माना जा सकता था और इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था। ये केवल एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां इसका उपयोग किया जा सकता था। आखिरकार एक प्राचीन दिव्य आत्मा के शरीर को परिष्कृत करना इतना आसान कैसे हो सकता था? हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत खुश किया वह यह था कि यह ड्रैगन हड्डी तलवार बढ़ने और विकसित होने में सक्षम लगती थी। ड्रैगन गुफा पर्वत की लड़ाई के दौरान ये तलवार एक विशाल गहरे हरे ड्रैगन में बदल गई थी और कई उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषकों के मांस और रक्तसार को निगलने के बाद इसकी गंध में काफी वृद्धि हुई थी। उस समय इसकी खोज करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे इच्छा पर निगलने की हिम्मत नहीं की थी। अब उसके लिए इसे पूरी तरह से दबाना पहले से ही मुश्किल था, तो क्या इसे और भी मजबूत होने की अनुमति देना अपने ही पैर को एक पत्थर से टक्कर देने के बराबर नहीं होगा? केवल इस छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से हल होने के बाद ही इसे अविवेकपूर्ण रूप से बढ़ने की अनुमति दी जा सकती थी। चारों ओर हरा, मैं तुम्हें द्रुत हरित कहूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी क्योंकि वह अचानक खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, त्रिपाठी जीवप्ती ने पहुंचकर तलवार के हिल्ट को पकड़ लिया। इसमें ज्वार की तरह संची की एक विशाल मात्रा डाली। पहला स्वर्गीय महल में एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी और अगले ही पल कमरे में हवा का एक झोंका उठा क्योंकि एक चकाचौंध हरी रोशनी फूट पड़ी। एक हिंसक दबाव बाहर निकल गया क्योंकि एक विशाल गहरा हरा ड्रैगन अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि द्रुत हरी ड्रैगन हड्डी तलवार का भ्रामक रूप था। इसका विशाल ड्रैगन शरीर जगह पर मंडराता था। इसका सिर ऊंचा रखा गया था क्योंकि इसकी दो गोंद आकार की आंखें त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी। इसकी आंखों में घृणा की एक नजर चमक रही थी। हालांकि ये केवल एक अवशेष आत्मा था और इसमें बहुत अधिक चेतना नहीं बची थी। एक प्राचीन दिव्य आत्मा के गर्व और अहंकार को मिटाया नहीं जा सकता था। दिव्य आत्मा दौड़ के सामने त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान ताकत एक चींटी के रूप में महत्वहीन थी। जैसे ही ड्रैगन दबाव भड़क उठा, त्रिपाठी जीवप्ती की हड्डियां चटक उठी जैसे कि उसे एक ऊंचे पहाड़ से कुचला जा रहा था, जिससे उसे शक्तिहीनता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती पीछे नहीं हटा, न ही उसने थोड़ी सी भी कायरता दिखाई। इसके बजाय केवल उदासीनता से ड्रैगन सिर को घूर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती की बाईं आंख में विनाश की दानव आंख दिखाई दी। उसकी लंबी और संकीर्ण सुनहरी पुतली से अनंत शैतानी शक्ति निकलती हुई लगती थी। इस सुनहरी पुतली के चारों ओर एक अकथनीय चमक भी थी। ये रंगीन कांच दिव्य रोशनी थी। जब विनाश की दानव आंख के साथ संयुक्त किया गया तो दोनों ने एक दूसरे के पूरक थे। उनकी शक्ति 1+1 के रूप में सरल नहीं थी। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती ने विकसित कमल गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया। आखिरकार अगर वह ड्रैगन आत्मा के गर्व का आनंद लेना चाहता था तो केवल इस गुप्त तकनीक पर भरोसा करना उचित नहीं था। उसे इसे अपनी वर्तमान स्थिति को जानने देना पड़ा। इसे ये जानने देना पड़ा कि उसका मालिक कौन था और भविष्य में उसका सेवक कौन था। केवल इस तरह से ही वह भविष्य में इसके द्वारा खाए जाने के बारे में चिंता किए बिना इसका उपयोग कर सकता था जैसा वह चाहता था। एक बड़ा और एक छोटा, आंखों के दो जोड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। एक तिरस्कार से भरा था और दूसरा गरिमा से भरा था। कोई भी पीछे हटने का इरादा नहीं दिखा रहा था। भले ही ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका को त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा कई सालों से परिष्कृत किया गया था और लंबे समय से उसकी गंध से दागदार थे, इसे पूरी तरह से वश में करना एक सरल मामला नहीं था।
त्रिपाठी जीवक्ति और विशाल गहरे हरे ड्रैगन के बीच एक अदृश्य प्रतियोगिता सामने आई, क्योंकि अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गए। सौभाग्य से पहला स्वर्गीय महल के चारों ओर बाधाएं काफी अच्छी थीं, अन्यथा इसे शायद एक पल में नष्ट कर दिया गया होता। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की खेती केवल तृतीय कोटि संत राजा क्षेत्र में थी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर से कम नहीं थी। विनाश की दानव आंख की सहायता के साथ यहाँ तक कि एक तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर को भी अगर चौंकाया जाता तो एक बड़ा नुकसान होता। फिर भी उसके लिए ड्रैगन आत्मा से निपटना अभी भी बेहद मुश्किल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिपाठी जीवक्ति ने ड्रैगन आत्मा पर दबाव डालने के लिए अपनी दिव्य संवेदना को कैसे आग्रह किया। दूसरा पक्ष चल रहा, घबराहट, डर या अधीनता का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीता, त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लगातार और अनर्गल रूप से उपयोग करना, यहाँ तक कि उसके गहन नींव के साथ, उसके लिए सहना मुश्किल हो रहा था। विनाश की दानव आंख पहले से ही खून से टपक रही थी और उसकी पूरी बाईं आंख पूरी तरह से लाल थी। सुनहरी पुतली लगातार एक अदृश्य चूषण बल उत्सर्जित कर रही थी, ड्रैगन आत्मा को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक चट्टान से टकराने वाली लहरों की तरह चट्टान अचल रहा, चलने में असमर्थ रहा। ड्रैगन आत्मा का दमन गतिरोध 3 दिन और 3 रातों तक चला, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति कोई प्रगति करने में असमर्थ था। इसके विपरीत उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसका ज्ञान सागर सूख गया था। अगर 7 रंगों वाला आत्मा वार्मिंग कमल उसकी आत्मा को पोषण नहीं देता, तो उसकी वर्तमान स्थिति उसे अनंत दोष के लिए सौंपने के लिए पर्याप्त होती। त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि उसके सिर को हजारों सुइयों से छेदा जा रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पहला स्वर्गीय महल में अपने कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने एक दबी हुई दहाड़ निकाल दी। विनाश की दानव आंख अपने आप गिर गई। स्रोत के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना विनाश की दानव आंख का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये पहली बार था जब विनाश की दानव आंख विफल हो गई थी। अतीत में जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इसका उपयोग किया था, चाहे वह दुश्मनों के खिलाफ हो या एक निवारक के रूप में, इसका एक महान प्रभाव था। लेकिन अब द्रुतहरी ड्रैगन हड्डी तलवार के अंदर अवशेष आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिपाठी जीवक्ति को न केवल परेशान महसूस नहीं हुआ, वह वास्तव में काफी खुश था। इससे निपटना जितना मुश्किल था, ड्रैगन हड्डी तलवार का मूल्य उतना ही अधिक था। जब तक वह इस ड्रैगन आत्मा को वश में करने का एक रास्ता ढूंढ सकता था, यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। इसे वश में कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? त्रिपाठी जीवक्ति ने हाँफते हुए सांस ली, क्योंकि वह गहन सोच में अपने सामने विशाल गहरे हरे ड्रैगन को घूर रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा हुआ लगता था। उसने अपनी भौहें उठाए और उसकी आंखों में उत्साह का एक निशान चमका। उसकी अभिव्यक्ति चमकी। हालांकि यह सिर्फ एक अस्पष्ट विचार था, इसे आजमाना बिल्कुल आवश्यक था। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग करीब से शामिल होते हैं वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति पूरी तरह से भूल गया था कि उसके शरीर के अंदर अभी भी एक सच्ची ड्रैगन अवशेष आत्मा थी। ये ड्रैगन सम्राट की विरासत थी जो उसने टोंगजुआन क्षेत्र पर ड्रैगन फीनिक्स महल की ड्रैगन घाटी में प्राप्त की थी। इस विरासत को प्राप्त करने के बाद उसके शरीर पर एक सुनहरी ड्रैगन टैटू दिखाई दी थी। इससे पहले त्रिपाठी जीवक्ति ने बहुत कुछ नहीं देखा था और इस सुनहरी ड्रैगन टैटू के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। लेकिन फेजितु और अन्य के साथ सम्राट उद्यान की खोज करने के बाद उसने प्राचीन दिव्य आत्माओं के अस्तित्व के बारे में सीखा था। चूंकि उसे फीनिक्स घोंसला से मिली फीनिक्स महारानी विरासत एक बर्फ फीनिक्स अवशेष आत्मा थी, इसलिए ड्रैगन घाटी में मिली ड्रैगन सम्राट विरासत भी समान होनी चाहिए। हालांकि उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी, त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। ड्रैगन सम्राट की विरासत के लिए फीनिक्स महारानी से बदतर होने का कोई कारण नहीं था। शायद वह इसे हासिल करने के लिए ड्रैगन सम्राट की विरासत का उपयोग कर सकता था। ये सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अब संकोच नहीं किया। कोई बात नहीं, यह एक रास्ता था। ये काम करेगा या नहीं, यह आकाश की इच्छा पर निर्भर करेगा। उसने पहुंचकर अपने कपड़ों के बटन खोले, अपना शीर्ष उतारा। उसका परिष्कृत शरीर तुरंत हवा के संपर्क में आ गया। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर बहुत मजबूत नहीं लगता था, लेकिन उसका आंकड़ा बेहद समानुपातिक था। उसकी मांसपेशियों में भारी मात्रा में शक्ति छिपी हुई थी, जो आंख को बहुत भाती थी। इस पल में उसके शरीर पर 2 चित्र थे जो टैटू की तरह थे। एक सुनहरे ड्रैगन का चित्र था और दूसरा एक बर्फ फीनिक्स का चित्र था। उनमें से दोनों बेहद सजीव दिखते थे। एकमात्र अंतर यह था कि सुनहरा ड्रैगन पैटर्न जीवित लगता था। ये त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर के चारों ओर तैर रहा था, जबकि बर्फ फीनिक्स पैटर्न एक जगह पर तय किया गया था और आगे नहीं बढ़ता था। अंतिम विश्लेषण में ये बर्फ फीनिक्स पैटर्न फीनिक्स महारानी की विरासत थी और त्रिपाठी जीवक्ति से संबंधित नहीं थी। ये केवल अस्थायी रूप से उसके शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहा था। दूसरी ओर सुनहरा ड्रैगन पैटर्न ड्रैगन सम्राट की विरासत थी और त्रिपाठी जीवक्ति से संबंधित थी। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दिव्य संवेदना के साथ बर्फ फीनिक्स टैटू को साफ किया, तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आंखें वास्तव में थोड़ा चली, जैसे कि वह सीधे उसे देख रहा था। लेकिन एक संक्षिप्त क्षण के बाद ये स्थिर हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी।
हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अचानक सादा ज्वलनशील की आकृति में चमक उठी। इस बार फीनिक्स पैटर्न को उस पर छोड़ने का कारण ये था कि वह इसे सादा ज्वलनशील को देना चाहता था। दुर्भाग्यवश इतने सालों के बाद उसे फिर से देखने का कभी मौका नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि वह अब कैसी कर रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या उसे तंग किया जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या उसकी खेती सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। एक पल के मौन के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद को रचना की और सुनहरे ड्रैगन पैटर्न पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी यिन यांग हर्षित एकत्रीकरण कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पास सहयोग करने के लिए सादा ज्वलनशील नहीं थी, त्रिपाठी जीवक्ति पहले से ही इस गुप्त कला से परिचित था, इसलिए उसके लिए इसे प्रसारित करना मुश्किल नहीं था। जैसे ही उसका संची उमड़ पड़ा, सुनहरा ड्रैगन पैटर्न और भी तेजी से तैर गया, जैसे कि इसे पोषण दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक बहरा करने वाली ड्रैगन दहाड़ अचानक बाहर आए और एक चकाचौंध सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी, पूरे कमरे को इसमें ढक दिया। कमरे में मूल हरा रंग तुरंत बहुत कम हो गया। विशाल गहरा हरा ड्रैगन जो उदासीनता से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहा था, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, अचानक घबरा गया, जैसे कि उसका सामना किसी प्रकार के नेमेसिस से हुआ हो। उसकी आंखें हिंसक रूप से कांप रही थी, घबराहट की एक फीकी भावना प्रकट करती थी। तारांकन दहाड़, तारांकन। सुनहरी रोशनी त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर से विकिरण हुई और उसके सिर के ऊपर एक विशाल सुनहरी ड्रैगन का प्रेत संघनीभूत हुआ, एक देवता की तरह विशाल गहरे हरे ड्रैगन को देख रहा था। दो विशाल ड्रैगन आकार और रूप में लगभग समान थे। एकमात्र अंतर दो ड्रैगन का रंग था, एक सोना था, एक हरा था। हालांकि विशाल हरे ड्रैगन के चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति थी, ये स्पष्ट रूप से दुश्मन के प्रति कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। इसने अपना सिर उठाया और हरी रोशनी तेजस्वी रूप से चमकी, सुनहरी रोशनी को थोड़ा सा ढक दिया। ये विशाल सुनहरे ड्रैगन की महिमा के बराबर लगता था। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति खुश था। वह जानता था कि इस बार वह एक अंधे बिल्ली की तरह एक मरे हुए माउस में भाग रहा था। चूंकि उसे सही तरीका मिल गया था, स्वाभाविक रूप से वह बीच में हार मानने को तैयार नहीं था। खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हुए उसने यिन यांग हर्षित एकत्रीकरण कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई और एक बार फिर से हरी रोशनी को दबा दिया। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि किस तरह का रहस्य शुरू हो गया था, लेकिन एक कुरकुरा फीनिक्स रोने के साथ बर्फ फीनिक्स टैटू जो मूल रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर पर तय किया गया था, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और बाहर निकल गया। ठंडी हवा सभी दिशाओं में उमड़ पड़ी, जबकि सुनहरा ड्रैगन का शरीर एक झुलसाने वाली गर्म ऊर्जा बाहर निकालता था। ठंडा और गर्म, सामान्य ज्ञान के अनुसार आपसे अनन्य होना चाहिए, लेकिन इस पल में वे एक साथ मिश्रण कर रहे थे। न केवल कोई संघर्ष नहीं लगता था, बल्कि इसने दूसरे पक्ष की शक्ति को भी बढ़ा दिया। सुनहरी रोशनी, हरी रोशनी और सफेद छाया एक दूसरे से टकराए, एक चटकने की आवाज पैदा करते हुए। हरी रोशनी पहले से ही सुनहरी रोशनी के लिए कोई मुकाबला नहीं थी और उसे दबाया जा रहा था, लेकिन अब सफेद छाया के जोड़े के साथ यह एक पल में पराजित हो गई थी। एक सरसराहट आवाज और प्रकाश के फटने के साथ त्रिपाठी जीवक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सका। उसने केवल महसूस किया कि सुनहरी और सफेद रोशनी पागलपन से हरी रोशनी को दबा रही थी, और उसकी दिव्य संवेदना की जांच के तहत हरी रोशनी भी एक अविश्वसनीय गति से सिकुड़ रही थी। एस्टरस खान, एक दबी हुई धमाके के साथ त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर हिल गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखा, तो उसने पाया कि उसका कमरा एक गड़बड़ी था, जैसे कि इसे एक हिंसक तूफान ने तबाह कर दिया हो। यहाँ तक कि पहला स्वर्गीय महल के चारों ओर बाधाएं भी टूट गई थी। उसके शरीर पर सुनहरी ड्रैगन टैटू वापस आ गया था और पहले की तरह खुशी से चारों ओर तैर रहा था, जबकि बर्फ फीनिक्स टैटू एक बार फिर से एक निश्चित जगह पर तय किया गया था। यह ऐसा था जैसे पहले सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था और कभी नहीं हुआ था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति का ध्यान तुरंत जमीन पर द्रुत हरी ड्रैगन हड्डी तलवार ने आकर्षित किया था। पहुंचकर इसे पकड़ते हुए एक अकथनीय भावना उस पर आ गई। अगर पहले इस द्रुत हरी ड्रैगन हड्डी तलवार को पकड़ना एक कलाकृति को पकड़ने जैसा था, तो अब त्रिपाठी जीवक्ति ने इसके साथ एक संबंध महसूस किया, जैसे कि यह द्रुत हरी ड्रैगन हड्डी तलवार उसका एक हिस्सा बन गई थी और उसके इच्छानुसार थी। हालांकि यह बहुत कमजोर था, ये पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग भावना थी। अपनी भौं उठाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने इस तलवार में अपना संची डाला, जिससे ये तुरंत एक विशाल गहरे हरे ड्रैगन में बदल गया। हालांकि पहले के विपरीत इस विशाल गहरे हरे ड्रैगन की आंखों में तिरस्कार और घृणा पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिसकी जगह नम्रता और आज्ञाकारिता ने ले ली थी। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, अपनी खुशी को शामिल करने में असमर्थ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह विचार जो उसने अनजाने में आया था, वास्तव में सफल हो जाएगा। ड्रैगन दबाव का विरोध करने के लिए ड्रैगन दबाव का उपयोग करना वास्तव में संभव था। इसके अलावा इस तरह के प्रदर्शन के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को फीका महसूस हुआ कि उसके शरीर पर सुनहरी ड्रैगन टैटू इस विशाल गहरे हरे ड्रैगन से बेहतर लगता था। दोनों प्राचीन दिव्य आत्माओं की अवशेष आत्माएं थी, लेकिन विशाल गहरा हरा ड्रैगन अकेले सुनहरी ड्रैगन टैटू का सामना करते समय स्पष्ट रूप से नुकसान में था। यहाँ तक कि बर्फ फीनिक्स अवशेष आत्मा के जोड़े के बिना भी
त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि वह इसे वश में कर सकता है, इससे पहले कि यह केवल समय की बात थी। बर्फ फीनिक्स के जोड़े ने केवल उस समय को एक बड़ी मात्रा में कम कर दिया। एकल विचार के साथ विशाल गहरा हरा ड्रैगन त्रिपाठी जीवक्ति की इच्छा के अनुसार उड़ना शुरू कर दिया। अब से जब उसने द्रुत हरी ड्रैगन हंटी तलवार का उपयोग किया तो उसे अब इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी कि उसे झटका लगेगा। अपने दिल में इस छिपे हुए खतरे को हल करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति अच्छे मूड में था। अपने कमरे में लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अनिच्छा से ड्रैगन हंटी तलवार को अपने शरीर में वापस ले लिया और इसे अपने संची के साथ पोषण जारी रखा। उसकी वर्तमान ताकत अभी भी इस कलाकृति की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत कम थी और कलाकृति को खुद को अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि एक बार सभी शर्तों को पूरा करने के बाद यह द्रुतहरी ड्रैगन हड्डी तलवार कितनी शक्तिशाली होगी। ये कुछ ऐसा था जिसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए। अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ गोलियां निकालते हुए और उन्हें निगलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने मन को शांत किया, क्रॉस प्लेग बैठ गया और अपनी खपत की गई संचय और आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दिन में त्रिपाठी जीवक्ति की महत्वपूर्ण शक्ति अपने चरम पर बहाल हो गई थी और जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति उठने वाला था, बाहर से एक तेज भौरा आया और पूरा पहला स्वर्गीय महल हिलने लगा। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा तेजी से बदल गया क्योंकि उसने अवचेतन रूप से सोचा कि उच्च स्वर्ग संप्रदाय पर हमला किया जा रहा था, लेकिन एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने महसूस किया कि यह बिल्कुल सही नहीं था। उच्च स्वर्ग संप्रदाय ने अब सर्वोच्च गहन संप्रदाय के खंडहरों पर कब्जा कर लिया था और बाहर की तरफ 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले और अंदर की तरफ संप्रदाय रक्षा सरणी द्वारा संरक्षित था। छायादार सितारा पर किसके पास उच्च स्वर्ग संप्रदाय पर हमला करने की क्षमता थी। इसके अलावा विश्व ऊर्जा की अशांति को देखते हुए ये एक हमले की प्रतिक्रिया नहीं लगता था, इसके बजाय ये एक आंतरिक परिवर्तन लगता था। थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति खड़ा हुआ, दरवाजा धक्का दिया और बाहर निकल गया। पहला स्वर्गीय महल के बाहर त्रिपाठी जीवक्ति ने एक निश्चित दिशा निर्धारित की और उसकी आकृति एक अत्यंत तेज गति से इसके पास पहुंचने के रूप में चमक गई। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति उच्च स्वर्ग संप्रदाय के सामने वाले हॉल में विशाल चौकोर पर पहुंच गया। इस पल में कई दर्जन शिष्य यहाँ एकत्रित हुए थे, साथ ही संप्रदाय के सभी महान एल्डर भी थे, लेकिन उनमें से सभी आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थी जैसे कि वहां कुछ था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया था। उनकी नजरों का पालन करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य का एक नजर दिखाया क्योंकि हवा के बीच त्रिपाठी ज्वलनशील एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ तैर रही थी। उसके सुंदर काले बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे, उसके हाथ लगातार मुहरे बना रहे थे क्योंकि शुद्ध संची उसके कोमल शरीर से निकली और प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो आकाश की ओर गोली मार दी। त्रिपाठी जीवक्ति के आगमन को समझते हुए सभी ने सलाम किया। एपिसोड नंबर 1426 उच्च स्वर्ग संप्रदाय के ऊपर सम्राट उद्यान। अब जब उच्च स्वर्ग संप्रदाय को एक संप्रदाय माना जा सकता था, एल्डर और शिष्यों के रूप में मौजूद हर कोई स्वाभाविक रूप से संप्रदाय मास्टर से मिलते समय शिष्टाचार की कमी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि समूह में सबसे मजबूत मास्टर पत्ते पश्चिम बादल ने भी त्रिपाठी जीवक्ति को हल्के से सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजर बदल दी और त्रिपाठी ज्वलनशील के आंदोलनों को घूरना जारी रखा। एक कट्टरपंथी प्रकाश उसकी सुंदर आंखों में चमक रहा था। यह महिला वास्तव में त्रिपाठी ज्वलनशील को एक मूर्ति के रूप में लेती है। त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपचाप अपने होंठ घुमाए। वह उसे दोष नहीं दे सकता था। स्टारफील्ड के महान सम्राटों की प्रतिष्ठा बस बहुत चौंकाने वाली थी। जिस कारण से त्रिपाठी जीवक्ति त्रिपाठी ज्वलनशील के साथ इतनी शांति से मिल सकता था, वह इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे से इतने परिचित थे। यह क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति ने आकाश को घूरते हुए भ्रम में पूछा। संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करते हुए उप संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी लेयुयान रेत क्षेत्र के चारों ओर बाधा खोलना चाहते हैं ताकि हमारा संप्रदाय फिर से सूरज और चांद देख सके। शांत खुशबू धूल ने जल्दी से जवाब दिया। उसका स्वर सम्मान से भरा हुआ था। उसकी पुरानी आंखों की जोड़ी प्रकाश से छलक रही थी। लगभग त्रिपाठी ज्वलनशील के लिए अपनी प्रशंसा को छिपाने में असमर्थ था। इस दुनिया में लेयुयान रेत क्षेत्र के चारों ओर बाधा कौन खोल सकता था? केवल त्रिपाठी ज्वलनशील। कोई आश्चर्य नहीं कि शांत खुशबू धूल के चेहरे पर भक्ति की ऐसी नजर थी। उसे यह कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, अपने दिल में त्रिपाठी ज्वलनशील की योजना को समझते हुए। इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। हालांकि सभी सर्वोच्च गहन संप्रदाय के खंडहरों में चले गए थे और इसका नाम उच्च स्वर्ग संप्रदाय में बदल दिया था। 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले ने हमेशा इस जगह को ढक कर रखा था। आग की लाल बाधा ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे सूरज, चांद और सितारों को देखना असंभव हो गया। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहना किसी को कुछ उदासीन महसूस होगा। इसलिए त्रिपाठी ज्वलनशील को आकाश को ढकने वाली ज्वाला बाधा को खोलने और वर्तमान उच्च स्वर्ग संप्रदाय को बाहरी दुनिया से फिर से जोड़ने की योजना बनानी चाहिए। ये एक अच्छी बात थी और केवल त्रिपाठी ज्वलनशील ही ऐसा कर सकती थी। त्रिपाठी जीवक्ति का स्वाभाविक रूप से अपनी राय व्यक्त करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह बस चुपचाप सभी के साथ खड़ा रहा, इंतजार कर रहा था और देख रहा था। शुद्ध संची की एक धारा त्रिपाठी ज्वलनशील के कोमल शरीर से बाहर निकल गई, प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो आकाश में एक निश्चित स्थान की ओर गोली मार दी और एक पल में गायब हो गई।
जैसे जैसे समय बीता, आग के लाल आकाश में एक भंवर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। भंवर पहले छोटा था, लेकिन यह धीरे धीरे आकार में बढ़ता गया। घूमता हुआ भंवर एक भयानक दृश्य था, जिससे लोगों को डर के मारे कांपना पड़ा। ऐसा लगता था कि ये पूरे आकाश को निगलना चाहता था। एक और आधे घंटे या तो के बाद त्रिपाठी ज्वलनशील की एक चीख के साथ उसकी कलाई पर लाल छल्ला भनभनाया और आकाश में ऊपर गोली मार दी, विस्तार करते हुए। सीधे व्यास में लगभग 1 दर्जन किलोमीटर या तो के एक विशाल छल्ले में बदल गया। ये छल्ला धीरे धीरे आकाश में उठ गया, जब तक यह अंत में आकाश को ढकने वाली ज्वाला बाधा के संपर्क में नहीं आया। जल्द ही बाद इसने खुद को एक निश्चित स्थान पर तय किया और बिल्कुल भी नहीं चला। ये बस इतना हुआ कि यह विशाल भावर के चारों ओर लिपटा हुआ था। तुरंत भावर तेजी से सिकुड़ गया और एक अतुलनीय चूषण बल इससे उभरा। एक कुरकुरा आवाज के साथ उच्च स्वर्ग संप्रदाय को ढकने वाली ज्वाला बाधा एक बुलबुली की तरह फट गई, 1 दर्जन किलोमीटर या तो के समान आकार के एक अंतरिक्ष को प्रकट करती है जो भावर के समान था। खुशी की एक चीख गूंज उठी क्योंकि सभी शिष्य खुशी में उछल पड़े। त्रिपाठी जीवक्ति भी खुशी से मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें आकाश में किसी चीज से आकर्षित हुई और उसके चेहरे पर एक हक्का बक्का अभिव्यक्ति दिखाई दी। निश्चित रूप से त्रिपाठी ज्वलनशील ने भी धीरे से बुदबुदाया। उसकी सुंदर आंखें आकाश में एक निश्चित स्थान को घूर रही थी क्योंकि उसकी भौं थोड़ा झुक गई थी। तुरंत बाद उसने अपना हाथ हिलाया और 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले का पहला छल्ला वापस नीचे उड़ गया और उसकी कलाई पर उतर गया। हालांकि ज्वाला बाधा फिर से बंद नहीं हुई और इसके बजाय 1 दर्जन किलोमीटर यातों का एक अंतर बनाए रखा, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने दी गई और लोगों को बाहर नीला आकाश और सफेद बादल देखने की अनुमति मिली। हालांकि इस पल में नीले आकाश और सफेद बादलों के अलावा एक और वस्तु थी जिसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था। यह एक विशाल और शानदार महल था। सम्राट उद्यान। वह चीज यहाँ क्यों है? क्या ये ड्रैगन गुफा पर्वत पर नहीं था? ये यहाँ कब स्थानांतरित हुआ? चीखों का एक फटना गूंज उठा क्योंकि कई दर्जन शिष्यों ने अपने चेहरों पर चिंतित नजरें पहनी थी। एक बार काटने के बाद 2 बार शर्मीला। पिछली बार ड्रैगन गुफा पर्वत ने ऐसी आपदा का सामना किया था। इसका कारण अंततः सम्राट उद्यान की उपस्थिति थी, जिससे यह संघर्ष के एक भंवर का केंद्र बन गया था। मूल रूप से हर कोई ड्रैगन गुफा पर्वत छोड़ चुका था और बसने के लिए एक नई जगह मिली थी, जो पिछली ड्रैगन गुफा पर्वत की तुलना में हजारों गुना बेहतर थी। उनकी सभी पिछली चिंताओं को दूर कर रही थी। लेकिन अब शांति के कुछ दिनों के बाद सम्राट उद्यान फिर से ठीक उनके ऊपर दिखाई दिया था। यह उन सभी के लिए कुछ हद तक अस्वीकार्य था। गरिमापूर्ण सम्राट उद्यान छायादार सितारा के 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक कुत्ते त्वचा प्लास्टिक की तरह था जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। इससे भी अधिक, ड्रैगन गुफा पर्वत यहाँ से 2 महीने की यात्रा थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि सम्राट उद्यान कब उच्च स्वर्ग संप्रदाय के ऊपर दिखाई दिया था। आखिरकार उच्च स्वर्ग संप्रदाय को इस समय के दौरान 3 ज्वलंत ज्वाला छल्ले ने ढक रखा था, जिससे बाहर क्या हो रहा था ये देखना असंभव हो गया था। केवल त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलनशील ही कारण जानते थे। पत्ते पश्चिम बादल के कुछ अनुमान हो सकते थे, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकती थी। त्रिपाठी ज्वलनशील आकाश से धीरे से उतरी और त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़ी हो गई। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जिससे ये बताना असंभव था कि वह खुश थी या गुस्से में थी। उसकी ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से पूछा, क्या आप इस बारे में बहुत पहले से जानती थी और बाधा को तोड़ने का फैसला किया? हाँ, मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं था। हालांकि भले ही ऐसा हुआ हो या नहीं, आकाश में बाधा जल्द या बाद में टूट जाती। इस बार यह सिर्फ एक संयोग था। त्रिपाठी ज्वलनशील ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति समझ गया और थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि वह शिष्यों की ओर अपना सिर मोड़ ले, और चिल्लाया, तुम सब किसके लिए चिल्ला रहे हो? चूंकि सम्राट उद्यान यहाँ दिखाई दिया है, इसके अपने कारण होने चाहिए। परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस वही करो जो आपको करने की जरूरत है। कोट। त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों को सुनकर भीड़ में हलचल शांत हो गई और उनमें से सभी ने सम्मानपूर्वक वापस लेने से पहले सिर हिलाया। कमजोर शिष्यों के जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि सम्राट उद्यान यहाँ कब स्थानांतरित हुआ, लेकिन चूंकि यह यहाँ दिखाई दिया है तो अभी लेयुयान के रेगिस्तान के बाहर काफी हलचल होनी चाहिए। कोट। सम्राट उद्यान ने इस बार पूरे छायादार सितारा पर एक बड़ा मजाक खेला था। जब ये पहली बार दिखाई दिया तो ये सीधे ड्रैगन गुफा पर्वत के ऊपर निलंबित था, जिससे छायादार सितारा पर अनगिनत महान शक्तियां आकाशीय भाग्य शहर में एकत्रित हो गई। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में चलेगा। चूंकि यह अब उच्च स्वर्ग संप्रदाय के ऊपर दिखाई दिया था, छायादार सितारा पर मास्टर्स ने भी इसका पीछा किया होगा, ये बिना किसी संदेह के था। सम्राट ज़ैड दिखाई दिए थे और सम्राट उद्यान का खुलना दूर नहीं था, इसलिए कोई भी इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। क्या आप बाहर जाना और एक नज़र डालना चाहते हैं? त्रिपाठी ज्वलनशील ने पूछा। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसके घर का सामने का दरवाजा अभी बहुत जीवंत होना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, त्रिपाठी ज्वलनशील ने चिंतित होकर कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा लेकिन इनकार नहीं किया, सिर हिलाया, ठीक है। कोट। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद त्रिपाठी ज्वलनशील ने तुरंत तीव्र शार्क युद्ध शटल को बुलाया और वे दोनों अंदर उड़ गए।
पत्ते पश्चिम बादल ने त्रिपाठी ज्वलनशील का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगी। उच्च स्वर्ग संप्रदाय मूल रूप से लयुयान रेत क्षेत्र की चौथी परत में स्थित था, लेकिन अब जब पहली परत ज्वाला क्षेत्र गायब हो गया था तो केवल तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र उच्च स्वर्ग संप्रदाय के सामने खड़ा था। जल्द ही तीव्र शार्क युद्ध शटल चौथी परत से गुजर गया और तीसरी परत ज्वाला क्षेत्र पर कदम रखा, लेकिन त्रिपाठी ज्वलनशील के यहाँ होने के कारण लुढ़कती हुई आग उन तीनों के लिए बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं थी। उन्होंने बस किनारों पर भाग लिया और उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। एक लंबे समय के बाद तीव्र शार्क युद्ध शटल थोड़ा चमका और ज्वाला बाधा के बाहर दिखाई दिया। हज खुल गया और त्रिपाठी जीवक्ति बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह मजबूत खड़ा हुआ, वह अपनी भौं उठाने में मदद नहीं कर सका और एक फीकी मुस्कान के साथ चारों ओर अपनी आंखें साफ कर दी। इस पल में बड़ी संख्या में कृषक लयुयान रेत क्षेत्र के बाहर एकत्रित हो गए थे, कुछ 3 या 5 के समूहों में, कुछ साफ पंक्तियों में। उनमें से सभी उत्सुकता से लयुयान रेत क्षेत्र की ओर घूर रहे थे। लगभग हर कोई जिसे त्रिपाठी जीवक्ति जानता था, नहीं जानता था और जिसके साथ शत्रुता थी या बिना शत्रुता के यहाँ एकत्रित थे, जिसमें पूरे छायादार सितारा से कई सौ महान शक्तियां शामिल थीं। ये कहा जा सकता है कि सभी कृषक जो मूल रूप से आकाशीय भाग्य शहर में रहते थे, उन्होंने सम्राट उद्यान का पीछा किया था। जब तीव्र शार्क युद्ध शटल लयुयान रेत क्षेत्र से बाहर निकल गया और त्रिपाठी जीवक्ति दिखाई दिया, तो इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से सभी हक्के बिक्के थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। चूंकि लयुयान रेत क्षेत्र को एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, ये स्वाभाविक रूप से बेहद खतरनाक था। जब ये खुला नहीं था तो कोई भी इसमें नहीं टूट सकता था। एक बार एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था जिसने सोचा था कि वह लयुयान रेत क्षेत्र में टूटने के लिए पर्याप्त मजबूत था, लेकिन जैसे ही उसने पहली परत ज्वाला क्षेत्र में कदम रखा, वह पिघल गया था। लयुयान रेत क्षेत्र जब ये खुला नहीं था तो कुछ ऐसा नहीं था जो एक मानव विरोध कर सकता था। केवल जब ये खुला था तो क्या उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के नीचे एक कृषक प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकता था। लेकिन अब त्रिपाठी जीवक्ति अंदर से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस समय के दौरान अंदर था। ये कैसे संभव था। मौजूद कई मास्टर्स ने सोचा कि वे चीजें देख रहे थे, उनकी आंखें अविश्वास और ईर्ष्या से भरी हुई थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति ने लयुयान रेत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। ये जाहिर था कि यह असाधारण था। इसके अलावा इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कई फायदे थे, इसलिए अगर त्रिपाठी जीवक्ति स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और छोड़ सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अंदर की सभी अच्छी चीजों पर एकाधिकार कर लिया था। जिन मास्टर्स की त्रिपाठी जीवक्ति के साथ शत्रुता थी, उन्होंने सभी परेशानी में खूनी अभिव्यक्ति पहनी थी, लगभग हताशा में खून खांसते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी युवा था, लेकिन उससे निपटना पहले से ही इतना मुश्किल था। अगर उसे लंबे समय तक लयुयान रेत क्षेत्र में संसाधनों पर एकाधिकार करने की अनुमति दी गई, तो एक बार जब वह पूरी तरह से परिपक्व हो गया, तो छायादार सितारा पर कौन उसका प्रतिद्वंद्वी होगा। ऐसा सोचकर मौजूद कई मास्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उनके दिलों में हत्यारे इरादे भर गए थे। हालांकि हर किसी के पास त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति हत्यारे इरादे नहीं थे। छाया चंद्रमा हॉल के महान एल्डर हजार टोंग और आकाशीय भाग्य शहर के शहर मास्टर और इच्छा ड्राइंग दोनों ने आश्चर्य और खुशी के साथ देखा। लंबे समय तक संकोच करने के बाद हजार टोंग ने बाहर बुलाया, त्रिपाठी जीवक्ति, बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि आप यहाँ बस गए हैं, क्या ये सच है। जब ड्रैगन गुफा पर्वत के लोग पहली बार यहाँ आए थे, तो उन्होंने कृषकों के एक समूह को निष्कासित कर दिया था और त्रिपाठी जीवक्ति ने लयुयान रेत क्षेत्र के चारों ओर के आसपास 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, इसलिए ये खबर स्वाभाविक रूप से जल्दी फैल गई थी। छायादार सितारा पर कई मास्टर्स ने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति और एक मामूली ड्रैगन गुफा पर्वत लयुयान रेत क्षेत्र में बस सकते हैं। उनमें से सभी सोच रहे थे कि यह छोटा बच्चा सिर्फ बकवास कर रहा था। यहाँ तक कि हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग भी इसे सुनने के बाद हंस पड़े, ये सोचकर कि त्रिपाठी जीवक्ति केवल ड्रैगन गुफा पर्वत के विनाश पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन इस पल में किसी ने भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति स्पष्ट रूप से उस अजीब छोटे स्टारशिप पर प्रवाहित ज्वाला रेत क्षेत्र से बाहर आया था, इसलिए देखना मानना है, इसलिए कोई भी इस पर संदेह नहीं कर सकता था। एपिसोड नंबर 1427, हाई हेवन पवेलियन, उच्च स्वर्ग संप्रदाय की स्थापना। ये देखकर कि ये हजार टोंग था जिसने पूछा, त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वाभाविक रूप से कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, बस मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। कनिष्ठ एल्डर हजार टोंग और शहर मास्टर उड़ना इच्छा ड्राइंग को अभिवादन करता है। कोट, हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग ने खुश अभिव्यक्तियों के साथ एक दूसरे की ओर देखा। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी प्रसिद्धि या इस तथ्य के कारण कि वह एक शक्तिशाली स्टारशिप को नियंत्रित करता था, उनमें से किसी के लिए थोड़ा सा भी तिरस्कार नहीं दिखाया। ये छोटा बच्चा अभी भी उन्हें अपने वरिष्ठों के रूप में मानता था और उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं थी। हजार टोंग की पिछली देखभाल व्यर्थ नहीं गई थी। ये सब सोचकर उन दोनों को राहत मिली। भाई महान प्राचीन चिरस्थाई, बहन पूर्व गहन दो, आप भी आए हैं।
त्रिपाठी जीवप्ती ने तब हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग के पीछे खड़े आदमी और औरत की ओर रुख किया और मुस्कान के साथ उन्हें अभिवादन किया। यह आदमी और औरत स्वाभाविक रूप से महान प्राचीन चिरस्थायी और पूर्व गहन दो थे। उन दोनों ने जल्दी से विनम्रता वापस कर दी, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी आश्चर्य का एक निशान था, जैसे कि वे अभी भी बस अभी दृश्य से उबर नहीं पाए थे। त्रिपाठी जीवप्ती, वह अफवाह, हजार टोंग और अन्य कनिष्ठों ने पूरा होने से पहले विनम्रता का आदान प्रदान किया और फिर से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और उसने जोर से कहा, हाँ, बाहर की अफवाहें सच है। अब मैं और दोस्तों का एक समूह लयुयानरेक क्षेत्र में बस गए हैं। कोट, उसकी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन यह हर किसी के लिए सुनने के लिए पर्याप्त जोर से थी। जैसे ही यह बयान बाहर आया, वहां एक हंगामा था। कुछ सवाल कर रहे थे, कुछ ईर्ष्या कर रहे थे और अन्य अपने दांत पीस रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हजार टोंग चौंक गया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के लिए भी खुश था। ये बहुत अच्छा है कि आपके पास बसने के लिए एक जगह है, और वह भी इतनी कीमती जगह। मुझे यकीन है कि भविष्य में ऐसी बात फिर कभी नहीं होगी। कोट, लयुयानरेक क्षेत्र में रहना चिंताओं से मुक्त होना कहा जा सकता है, और फिर से हमला किए जाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला करना चाहता था तो उन्हें पहले ज्वाला क्षेत्र को तोड़ना होगा। कौन ऐसी बात कर सकता था? छायादार सितारा पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, एल्डर हजार टोंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई अंधा मूर्ख कनिष्ठ की खेती को परेशान करने आएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी आंखें जानबूझकर या अनजाने में कुछ मास्टर्स पर चमकती थीं। इसके कारण कई लोगों के चेहरे अंधेरे हो गए, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह सकते थे। इस कनिष्ठ को पहले एक पत्र भेजना चाहिए था, लेकिन मैं इन दिनों व्यस्त रहा हूँ और मुझे आराम करने का समय नहीं मिला है। सौभाग्य से दो वरिष्ठ व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं। चूंकि आप आए हैं, तो आप भाई महान प्राचीन चिरस्थायी और मिस पूर्व गहन दो के साथ अंदर क्यों नहीं आते हैं? कनिष्ठ के पास कुछ चीजें हैं जो वह पूछना चाहता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रस्ताव दिया। वह विनम्र नहीं हो रहा था, वास्तव में उसके पास कुछ था जो वह पूछना चाहता था। अंदर जाओ। ये सुनकर हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग के चेहरे चमक उठे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी संकोच के सिर हिलाया। अच्छा, हम दोनों का भी यही विचार है। हम बस डरते हैं कि त्रिपाठी जीवप्ती हमारा स्वागत नहीं करेगा। कोट, एल्डर हजार टोंग को मजाक कर रहा होना चाहिए। ये कनिष्ठ आपको आमंत्रित करने में बहुत देर हो चुकी है। वह कैसे कहने की हिम्मत कर सकता है कि वह आपका स्वागत नहीं करेगा? त्रिपाठी जीवप्ती एक तरफ हट गया और मुस्कुराया। इस तरफ कृपया। हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग ने एक दूसरे पर मुस्कुराया, लेकिन इनकार नहीं किया। उनके आंकड़े चमकते हुए तीव्र शार्क युद्ध शटल में प्रवेश कर गए। महान प्राचीन चिरस्थायी और पूर्व गहन दो ने भी जल्दी से पीछा किया। हालांकि तीव्र शार्क युद्ध शटल बाहर से बहुत बड़ा नहीं लगता था, ये भीड़ महसूस किए बिना 20-30 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। अंदर भी कई कमरे थे, इसलिए जैसे ही वे प्रवेश कर गए, हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग ने बहुत रुचि के साथ चारों ओर देखा, आश्चर्य और प्रशंसा में उत्साहित होते हुए। पत्ते पश्चिम बादल को त्रिपाठी ज्वलनशील के पीछे उदासीनता से खड़ा देखने के बाद उन दोनों ने जल्दी से आगे बढ़कर झुक गए। पत्ते पश्चिम बादल के सामने उन्होंने कोई अहंकार नहीं करने की हिम्मत की। वास्तव में वे पत्ते पश्चिम बादल से बहुत छोटे थे, इसलिए अगर वे अहंकार करना चाहते थे तो ये पत्ते पश्चिम बादल का व्यवसाय था। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस बैठने के लिए एक जगह ढूंढो। संप्रदाय मास्टर के बाहर मामलों से निपटने के बाद हम एक साथ वापस आएंगे। पत्ते पश्चिम बादल ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग ने जल्दी से सिर हिलाया, एक कुर्सी मिली और बैठ गए। उनके अपने एल्डर दर के साथ काम रहे थे, जैसे कि वे पतली बर्फ पर चल रहे थे, इसलिए महान प्राचीन चिरस्थायी एक कनिष्ठ ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। सीधे हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग के पीछे खड़ा था, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। तीव्र शार्क युद्ध शटल के बाहर त्रिपाठी जीवप्ती एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जगह पर सीधा खड़ा था। हालांकि मौजूद कई मास्टर्स के पास उससे अधिक खेती थी, यह उसका अपना क्षेत्र था, तो त्रिपाठी जीवप्ती कैसे डर सकता था? एक पल के लिए सोचने के बाद उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, इस त्रिपाठी ने निश्चित रूप से सुना होगा कि आपने अभी क्या सुना है। अब से ये लयुयानरेक क्षेत्र मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय का क्षेत्र है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ ज्यादा देर तक न रहें, अन्यथा इसे मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय के लिए एक उकसाव माना जाएगा। परिणामों के लिए हे उच्च स्वर्ग संप्रदाय, वह क्या है? क्या छायादार सितारा पर ऐसा कोई संप्रदाय है? कई लोगों ने अपनी शंकाओं को आवाज दी, उनमें से कई उलझन में थे, लेकिन श्यामल, बड़ा पक्षी गहन और अन्य ने झुककर कुछ अनुमान लगाया। उच्च स्वर्ग संप्रदाय इस त्रिपाठी जीवप्ती और समान सोच वाले दोस्तों द्वारा स्थापित एक संप्रदाय है। इसका मुख्यालय लयुयानरेक क्षेत्र में है। क्या आपने मुझे स्पष्ट रूप से सुना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से चिल्लाया, इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुनिया के लिए उच्च स्वर्ग संप्रदाय की स्थापना की घोषणा की। एक संप्रदाय की स्थापना की, बस आप द्वारा। और भी जोरदार शंकाएं और शोर गूंज उठा। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने इस तरह प्रतिक्रिया दी। एक संप्रदाय की स्थापना एक आकस्मिक मामला नहीं थी। कम से कम गढ़ को पकड़ने में सक्षम एक मास्टर होने की जरूरत थी।
चारों ओर देखते हुए छायादार सितारा पर सभी बड़ी और छोटी शक्तियों में से उनमें से किसके पास उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर की बराबर शक्ति नहीं थी। कभी कभी एक संत राजा होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था और एक संप्रदाय की स्थापना करता था, लेकिन वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। विभिन्न कारणों से वे इतिहास की लंबी नदी में गायब हो जाएंगे। जैसे कि किसी ने भी इस अप्राप्य उच्च स्वर्ग संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया, बहुत कम त्रिपाठी जीवप्ती जैसे संत राजा। इन लोगों को शोर मचाने और उसे तुच्छ समझने देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में घूम गया, पूरी तरह से अछूता रहा। लड़का, एक चीख अचानक गूंज उठी और त्रिपाठी जीवप्ती ने श्याम अल्प स्वर्ग युद्ध संघ के श्याम अल्प को एक उदासी चेहरे के साथ उसे घूरते हुए देखने के लिए रुक किया। तुमने अभी जो कहा, क्या ये सच है? वरिष्ठ श्याम अल्प क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब देने के बजाय पूछा। हालांकि श्याम अल्प ने पिछली बार ड्रैगन गुफा पर्वत पर घेराबंदी में भाग लिया था, त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उसके साथ खाता तय करने का इरादा नहीं किया। आखिरकार उसकी ताकत अभी भी थोड़ी कम थी। उसके बड़े होने के बाद उसके साथ खाता तय करना बहुत देर नहीं होगी। किसी भी मामले में स्वर्ग युद्ध संघ इतना बड़ा बल था कि वह अचानक गायब नहीं होगा। श्याम अल्प की आंखें सिकुड़ गईं और एक पल के मौन के बाद उसने पूछा, ये पुराना मास्टर मान लेगा कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कुलीन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर कौन है? कनिष्ठ प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन उसने संप्रदाय मास्टर का पद संभाल लिया है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। निश्चित रूप से श्याम अल्प भी एक समझदार व्यक्ति था। हालांकि वह जानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती इस मामले को आराम नहीं देगा। इस पल में उसने उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने का थोड़ा सा इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने एक सुखद मुस्कान पहनी और कहा, छोटा दोस्त, त्रिपाठी जीवप्ती ड्रैगन के बीच एक ड्रैगन है, इसलिए उसके आपके कुलीन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर बनने में कुछ भी गलत नहीं है। भविष्य में आपका कुलीन संप्रदाय निश्चित रूप से मेरे स्वर्ग युद्ध संघ से कम नहीं होगा, शायद इससे भी आगे निकल जाएगा। बधाई, ये वास्तव में उत्सव का कारण है। कोट, त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। वरिष्ठ श्याम अल्प बहुत दयालु है। उच्च स्वर्ग मंडप बनाने का कारण यह था कि ये त्रिपाठी जीवप्ती और उसके दोस्त रहने के लिए एक जगह चाहते थे। उच्च स्वर्ग मंडप इस कनिष्ठ के समान है। हमारे पास कोई महान महत्वाकांक्षाएं नहीं है और केवल शांति से रहना चाहते हैं। अगर दूसरे हमें नाराज नहीं करते तो हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे। ये बूढ़ा कुत्ता मुझे संघर्ष के दिल में धकेलना चाहता है, वह बस बहुत घातक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से श्राप दिया। हालांकि श्याम अल्प का चेहरा दयालु था और उसका स्वर और भी कोमल था, उसके शब्द अभी भी स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरे हुए थे। स्वर्ग युद्ध संघ छायादार सितारा पर पहले से ही पर्याप्त था। अगर समान या अधिक शक्ति का एक और महान बल दिखाई दिया तो कोई अन्य महान बल कैसे जीवित रह सकता था? श्याम अल्प स्पष्ट रूप से उच्च स्वर्ग संप्रदाय के प्रति नफरत खींचने की कोशिश कर रहा था। ये सभी पुराने धुंधले थे, उनमें से किसी से निपटना आसान नहीं था। अगर दूसरे हमें नाराज नहीं करते तो हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे। श्याम अल्प की आंखें चमक उठी क्योंकि गुस्से का एक निशान दिखाई दिया। अपनी समझदारी के साथ उसने स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों का मतलब समझा था। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसे याद दिलाने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत पर घटना का उपयोग कर रहा था कि चूंकि उसने उसे नाराज किया था, वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। हालांकि अब उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने का समय नहीं था, इसलिए एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद श्याम अल्प ने कहा, चूंकि आपका कुलीन संप्रदाय अभी स्थापित हुआ है, वहाँ बहुत सी चीजें होनी चाहिए जो होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये पुराना मास्टर अंदर प्रवेश करना और देखना चाहता है, शायद वह कुछ मदद की पेशकश कर सकेगा। संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवप्ती क्या सोचते हैं? यह एक अच्छा प्रस्ताव नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, उसे चेहरा देने का थोड़ा सा इरादा नहीं दिखाया। जैसा कि वरिष्ठ ने कहा, ढका हुआ संप्रदाय अभी स्थापित हुआ है और वास्तव में बहुत सी चीजें होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब मेहमानों का मनोरंजन करने का समय नहीं है। अगर भविष्य में कोई अवसर मिलता है तो मैं वरिष्ठ को आमंत्रित करूंगा। कोट, श्याम अल्प चुप हो गया। वह किसी भी रहस्यों के बारे में पूछने के लिए उच्च स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब सम्राट उद्यान अचानक यहाँ दिखाई दिया था, वह निश्चित रूप से लेयुयान रेत क्षेत्र के बाहर इंतजार नहीं करना चाहता था। अन्यथा एक बार जब सम्राट उद्यान खुल गया तो जो लोग अंदर रहे वे निश्चित रूप से इसके करीब जा सकेंगे, जबकि बाहर इंतजार कर रहे लोगों को, भले ही वे कितने भी तेज क्यों न हो, लेयुयान रेत क्षेत्र की ज्वाला बाधा के चारों ओर उड़ने और सम्राट उद्यान में पहुंचने के लिए कम से कम आधे दिन की जरूरत होगी। आखिरकार लेयुयान रेत क्षेत्र द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र छोटा नहीं था। किसी को इस आधे दिन से एक दिन तक कम नहीं आंकना चाहिए। शायद जल्दी प्रवेश करके कोई एक महान फायदा हासिल कर सकता है। ये सिर्फ श्याम अल्प नहीं था जो ऐसा सोचता था, अन्य मास्टर्स में से अधिकांश के भी ऐसे विचार थे। ये देखकर कि श्याम अल्प के बातचीत करने के प्रयास निष्फल थे, बड़ा पक्षी गहन आगे बढ़ा और चिल्लाया, हम सभी दूर से आए हैं, संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवप्ती इतना अन्यायी क्यों है? आप बाधा को क्यों नहीं छोड़ते हैं और हमें थोड़े आराम और एक कप चाय के लिए अंदर जाने देते हैं? कोट, हाँ, अगर हमें कुछ चर्चा करने की जरूरत है तो आइए हम सभी बैठकर इसके बारे में बात करें।
कोट, हाँ, संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवोक्ति को दरवाजा खोलना चाहिए तुरंत। समझौते की कई आवाजें थीं। यहाँ तक कि कुछ बेशर्म लोग भी थे जिन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति से कुछ चेहरा देने के लिए कहने के लिए अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाया। त्रिपाठी जीवोक्ति कैसे उन पर कोई ध्यान दे सकता था। वह बस एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ जगह पर खड़ा रहा, शोर को धीरे धीरे कम होने का इंतजार कर रहा था इससे पहले कि वह कहे, ऐसा नहीं है कि यह त्रिपाठी जीवोक्ति दरवाजा नहीं खोलना चाहता, ये सिर्फ इतना है कि आप सभी ने इस संप्रदाय की अनुमति के बिना इस संप्रदाय के क्षेत्र पर कदम रखा है। अगर यह आपका संप्रदाय था जिसने इसका सामना किया, तो आप इसे कैसे निपटेंगे? माना जाता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के आपको हम सभी को निष्कासित करने के लिए मजबूर किया जाएगा, है ना? हालांकि ये संप्रदाय हाल ही में स्थापित किया गया है और दुनिया को अपने अस्तित्व की घोषणा करने का समय नहीं मिला है। यह मानते हुए कि यह आपका पहला अपराध है, ये त्रिपाठी जीवोक्ति आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। कृपया जल्दी से वापस ले लें। कोट, एपिसोड नंबर 1428। नामों का अनुवाद। एस्टरिस्क दीर्घायु, चैंग-ची, लॉन्ग लाइफ। एस्टरिस्क त्रिपाठी जीवोक्ति, यांग-कई, अलाइव लाइफ ऑफ द सन, एक्टिव प्रिंसिपल। एस्टरिस्क मो शाओ शेंग, मो सियो शेंग, श्याम अल्क उत्कृष्ट, डार्क स्मॉल एक्सीलेंट। एस्टरिस्क चेंग पेंग शुआन, चेंग पेंग शैन, बड़ा पक्षी गहन, ग्रेट बर्ड प्रोफाउंड। एस्टरिस्क पुरानी महिला फैंग, ओल्ड वुमन फंग, ओल्ड वुमन फंग। एस्टरिस्क फैंग यान, पवन स्मोक, विंड स्मोक। एस्टरिस्क मो यू, श्याम जेड, डार्क जेड। एस्टरिस्क उच्च स्वर्ग संप्रदाय, हाई हेवन सेक्ट, हाई हेवन सेक्ट। एस्टरिस्क लयुयान रेत क्षेत्र, यूयान सैंड फील्ड। एस्टरिस्क 10,000 पशु पर्वत, मिरियड बीस्ट माउंटेन। एस्टरिस्क स्वर्ग युद्ध संघ, हेवन बैटलिंग यूनियन। एस्टरिस्क गर्जन आंधी संप्रदाय, थंडर टाइफून सेक्ट। एस्टरिस्क रंगीन कांच संप्रदाय, कलर्ड ग्लास सेक्ट। एस्टरिस्क गोंगाओ फू, महल घमंडी सौंदर्य, पैलेस एरोगेंट ब्यूटी। एस्टरिस्क दाई युआन, ले जाने वाला किनारा, कैरिंग एज। एस्टरिस्क यिनसू डाई, चांदी सादा तितली, सिल्वर प्लेन बटरफ्लाई। एस्टरिस्क स्वच्छ आकाश संप्रदाय, क्लियर स्काई सेक्ट। लयुयान रेत क्षेत्र को उच्च स्वर्ग संप्रदाय का क्षेत्र घोषित करना। यह भी आपके उच्च स्वर्ग संप्रदाय का क्षेत्र है। किसी की आंखें अपने सॉकेट से बाहर निकल गईं। हाँ, इस ज्वाला बाधा से शुरू होकर और 100 किलोमीटर बाहर तक विस्तारित होना मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय का क्षेत्र है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गंभीरता से कहा, हालांकि कोई भी जो अनुमति के बिना इस भूमि पर कदम रखता है, उसे मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय के लिए एक उकसाव और उल्लंघन माना जाएगा। जैसे ही यह बयान बाहर आया, हर कोई झुक गया। 10,000 पशु पर्वत की पुरानी महिला फैंग ने अपनी ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक को जमीन में दे मारा और ठंडी सांस ली। युवा व्यक्ति, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस दुनिया के नायकों को अपनी आंखों में नहीं डालते हैं? आप इतनी बेशर्मी से कैसे शेखी मारने की हिम्मत करते हैं? कोट, मैं बेशर्मी से शेखी मारता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, तो क्या मैं वरिष्ठ फैंग से पूछने की हिम्मत करता हूँ कि आपके 10,000 पशु पर्वत के मुख्यालय के कितने किलोमीटर बाहरी लोगों से निषिद्ध हैं? 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या इससे भी अधिक। कोट, पुरानी महिला फैंग का चेहरा डूब गया क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गई थी। स्वर्ग युद्ध संघ के बारे में क्या ख्याल है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने आगे श्याम अल्प उत्कृष्ट की ओर रुख किया। श्याम अल्प उत्कृष्ट का चेहरा उदासी था क्योंकि वह चुप रहा। गर्जन आंधी संप्रदाय के बारे में क्या ख्याल है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने फिर से बड़ा पक्षी गहन की ओर देखा, लेकिन बाद वाले ने बस ठंडी सांस ली और जवाब नहीं दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति खुलकर हंसे, सभी वरिष्ठ प्रसिद्ध पात्र हैं, इसलिए आपको इस कनिष्ठ के सामने पहेलियों में बोलने की जरूरत नहीं है। पहली स्तरीय संप्रदायों का उल्लेख नहीं करने के लिए एक ही वरिष्ठ आते हैं, भले ही यह एक दूसरी स्तरीय या तीसरी स्तरीय संप्रदाय हो। कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से अपने मुख्यालय के 100 किलोमीटर के भीतर कदम नहीं रख सकता है। जहां तक इस कनिष्ठ को पता है, एक पहली स्तरीय संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र इसके मुख्यालय के 1000 किलोमीटर के भीतर है ना? या इससे भी अधिक। ये त्रिपाठी जीवोक्ति ज्यादा नहीं मानता है, लेकिन यह 100 किलोमीटर का क्षेत्र अलग रखा जाना चाहिए। या क्या यह है कि वरिष्ठ सोचते हैं कि यह त्रिपाठी जीवोक्ति बहुत छोटा है और मेरा उच्च स्वर्ग संप्रदाय अभी स्थापित हुआ है? क्या आप मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय को अपनी आंखों में नहीं डालते हैं? कोट, अपने शब्दों के अंत में त्रिपाठी जीवोक्ति की आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसकी अभिव्यक्ति भी ठंडी हो गई। संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवोक्ति, आप ऐसा नहीं कह सकते, है ना? एक मीठी आवाज अचानक गूंज उठी। ये स्पष्ट और मधुर था और इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सिर मोड़ा और पुरानी महिला फैंग के बगल में खड़ी तस्वीर जैसी युवा लड़की को एक मीठी मुस्कान के साथ देखते हुए देखा। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानता था कि यह लड़की कौन थी, लेकिन चूंकि वह पुरानी महिला फैंग के साथ खड़ी थी, इसलिए वह 10,000 पशु पर्वत की एक शिष्य होनी चाहिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मिस? त्रिपाठी जीवोक्ति ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। युवा लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और कृपापूर्वक झुक गई। ऐसा लगता था कि वह शिष्टाचार को बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
अपने असाधारण रूप और मीठी मुस्कान के साथ लोगों के लिए उसके प्रति कोई घृणा महसूस करना असंभव था। अपने लाल होठों को हल्के से खोलते हुए उसने मीठी तरह से कहा, संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति, ये छोटी बहन पवन स्मोक है, 10,000 पशु पर्वत की एक शिष्य है। कोट, पवन स्मोक। त्रिपाठी जीवक्ति झुक गया क्योंकि उसने सोच समझकर पुरानी महिला फैन की ओर देखा। उन दोनों का उपनाम एक ही था और इस महिला की खेती ज्यादा नहीं थी, बस उसके जैसी, केवल एक तीसरी स्तरीय संत राजा, लेकिन उसे इस समय के दौरान पुरानी महिला फैन द्वारा साथ लाया गया था। ऐसा लगता था कि वह पुरानी महिला फैन के वंशजों में से एक थी और वह भी एक बहुत पसंदीदा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सजा दिए जाने के डर के बिना इस तरह के अवसर पर लापरवाही से बोलने की हिम्मत की। अपने लाल होठों को धीरे से खोलते हुए उसने मीठी तरह से कहा, छोटी बहन सलाह देने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन यह छोटी बहन बस संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति को सूचित करना चाहती थी कि यह लयुयान रेत क्षेत्र छायादार सितारा पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, एक मालिक रहित भूमि। ये कहा जा सकता है कि यह छायादार सितारा पर सभी कृषकों द्वारा साझा किया गया एक खजाना है। हर बार जब लयुयान रेत क्षेत्र खुलता है तो कई लोगों को इससे लाभ और अवसर मिलते हैं। संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति का इस भूमि पर कब्जा करने का लापरवाह फैसला और यहाँ तक कि इसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में नामित करना कुछ हद तक अनुचित है, क्या आपको नहीं लगता? पवन स्मोक के शब्द तेज थे और कुछ शब्दों में समस्या के मूल को इशारा किया, जिससे कई मास्टर्स की आंखें चमक उठीं और वे सभी समझौते में सिर हिलाया, उसकी ओर उत्सुकता से देखते हुए। पवन स्मोक दूसरी ओर शांत रही। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि उसने कई बड़े दृश्य अनुभव किए थे, इसलिए हल्के से हंसने के बाद उसने जारी रखा, अगर हम वास्तव में गणना करना चाहते हैं तो छायादार सितारा पर हर महान बल का इस लयुयान रेत क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति के सभी का क्या है लेने के बराबर है। अगर मेरा 10,000 पशु पर्वत संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति का क्या है लेना था, तो मुझे डर है कि संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति खुश नहीं होंगे। उसी टोकन से आपके कुलीन संप्रदाय को भी लयुयान रेत क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले मौजूद वरिष्ठों की राय पूछनी चाहिए। कोट, ये सही है। श्याम और उत्कृष्ट ने तुरंत अवसर को जब्त कर लिया और समझौते में सिर हिलाया। लयुयान रेत क्षेत्र छायादार सितारा के 3 महान प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। ये छायादार सितारा पर सभी कृषक की साझा संपत्ति है, कोई भी इस पर एकाधिकार नहीं कर सकता है। साझा संपत्ति। त्रिपाठी जीवक्ति ने तिरस्कार पूर्वक स्नेह किया और थूक दिया, वह पुराना इतिहास है। लयुयान रेत क्षेत्र अब मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय का क्षेत्र है। अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उनका हमला करने के लिए स्वागत है। अगर किसी के पास लयुयान रेत क्षेत्र पर कब्जा करने की क्षमता है तो ये त्रिपाठी जीवक्ति इसे दोनों हाथों से पेश करेगा। कोट, संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति। पवन स्मोक झुक गई, उसकी अभिव्यक्ति असंतुष्ट हो गई क्योंकि उसने फीकी तरह से कहा, आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? अगर आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो आप सार्वजनिक गुस्सा उत्पन्न करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवक्ति ने परिणामों पर विचार किया है। त्रिपाठी जीवक्ति ने स्नेह किया, मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत ने पहले कभी भी सार्वजनिक गुस्सा भड़काने के लिए कुछ नहीं किया है, फिर भी इसे इतने सारे लोगों ने घेर लिया था। अगर इस त्रिपाठी जीवक्ति का सौभाग्य नहीं होता तो मुझे डर है कि वह पहले ही उस पहाड़ी पर दफन हो गया होगा। तो क्या होगा अगर मैं सार्वजनिक गुस्सा भड़काता हूँ? छोटी लड़की, मेरे साथ शब्द खेल नहीं खेले और खतरनाक न बने। आप इस संप्रदाय मास्टर से बात करने के लिए योग्य नहीं है, अपने एल्डर्स को बाहर आने और बोलने के लिए कहें। कोट, तुम। पवन स्मोक ने अपने लाल होठों को धीरे से काटा, उसके चेहरे को नाराजगी की एक नजर भर गया। क्या आप अन्याय नहीं हो रहे हैं? हाँ, उचित होना। क्या आप नहीं जानते कि इस दुनिया में जिसका मुट्ठी बड़ा है वह सही है? त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्यात्मक ढंग से उसकी ओर देखा, जिससे पवन स्मोक गुस्से में कांप उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जवाब में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडी सांस ली, अपनी आंखें चारों ओर घुमाई और चिल्लाया, इस त्रिपाठी जीवक्ति ने पर्याप्त कहा है। अगर आप जिद्दी रहने पर जोर देते हैं तो यह संप्रदाय मास्टर आपके मुख्यालय का दौरा करने में कोई आपत्ति नहीं करता है। चूंकि आपने इस त्रिपाठी जीवक्ति की सलाह सुनने से इनकार कर दिया और इच्छा से मेरे उच्च स्वर्ग संप्रदाय के क्षेत्र में कदम रखा, तो ये त्रिपाठी जीवक्ति विनम्र नहीं होगा। हालांकि अगर आपके किसी भी संप्रदाय को उस समय कोई नुकसान होता है तो इस त्रिपाठी जीवक्ति को पहले से चेतावनी नहीं देने के लिए दोष न दे। कोट, इस निर्दयी चेतावनी के कारण हर किसी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और इन लोगों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। जब तक वे अभी भी उससे डरते थे, वे अपने लिए परेशानी नहीं चाहेंगे। आखिरकार ड्रैगन गुफा पर्वत पर पिछले युद्ध में त्रिपाठी जीवक्ति की तरफ से अद्भुत लड़ाई की शक्ति प्रदर्शित की गई थी, खासकर वह उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि कोई भी संप्रदाय मास्टर इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्रिस्टल तोपों की शक्ति के साथ त्रिपाठी जीवक्ति का मानना था कि किसी भी संप्रदाय की रक्षा सरणी को नष्ट किया जा सकता है। अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें भीड़ में एक निश्चित स्थान पर तय हो गईं और उसने बुलाने से पहले मुस्कुराया, बहन ले जाने वाला किनारा। भीड़ के बीच रंगीन गांठ संप्रदाय के लोगों का एक समूह भी मौजूद था, जिसका नेतृत्व महल घमंडी सौंदर्य कर रहा था, जिसके पीछे ले जाने वाला किनारा और चांदी सादा तितली करीब से चल रहे थे।
कुछ अन्य रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्य भी थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पहले नहीं देखा था। त्रिपाठी जीवप्ती के बुलावे को सुनकर ले जाने वाला किनारा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई और धीरे से सिर हिलाया। बहन ले जाने वाला किनारा, क्या आप अंदर आकर एक नज़र डालना चाहती हैं? भविष्य में आपके आसपास घूमने के लिए ये सुविधाजनक होगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया। एक पल में हर किसी का ध्यान ले जाने वाला किनारा पर केंद्रित था। उनमें से सभी अविश्वास और सदमे की नजरें दिखा रहे थे। अगर ले जाने वाला किनारा एक सुंदर महिला थी तो त्रिपाठी जीवप्ती का निमंत्रण समझाया जा सकता था। आखिरकार कौन सा युवा व्यक्ति रोमांटिक नहीं था? लेकिन वास्तव में ले जाने वाला किनारा न केवल सुंदर नहीं थी, वह भी बेहद बदसूरत थी। उसका चेहरा चेचक से भरा हुआ था और उसका रंग नीला और पीला था, जिससे उसे कुपोषित दिखावट मिली थी। भले ही उसके पास एक सुंदर आकृति थी, यह उसके रूप में जन्मजात कमियों को कवर नहीं कर सका। ऐसी महिला अगर वह बाहर जाती थी तो शायद बहुत कम लोग उसके साथ व्यवहार करने को तैयार होंगे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती, जिसने बिना किसी संकोच के पवन स्मोक जैसी महिला का सामना किया था, वास्तव में उसे उच्च स्वर्ग संप्रदाय में आमंत्रित करने के लिए पहल की और यहाँ तक कि कहा कि भविष्य में उनके आसपास घूमने के लिए ये सुविधाजनक होगा। ये किस तरह की स्थिति थी? क्या ये हो सकता है कि इस छोटे बच्चे का एक विशेष अभिविन्यास था और सुंदर महिलाओं को पसंद नहीं करता था, इसके बजाय बदसूरत लोगों को पसंद करता था? जब यह हास्यास्पद विचार दिखाई दिया तो हर कोई धीरे धीरे अपने सिर को हिलाने में मदद नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि यह कुछ हद तक असंभव था। मैं अनगिनत जोड़ों आंखों का सामना करते हुए ले जाने वाला किनारा थोड़ा शर्मिंदा लगता था। आखिरकार यहाँ बहुत सारे मास्टर्स थे, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए जवाब देना नहीं जानती थी। दूसरी ओर महल घमंडी सौंदर्य की सुंदर आंखें शानदार ढंग से चमकती थी। उसके लाल होंठ थोड़ा चल रहे थे क्योंकि उसने ले जाने वाला किनारा को एक संदेश भेजा। किनारा, चूंकि उसने आपको आमंत्रित करने की पहल की, आपको अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च स्वर्ग संप्रदाय कैसा दिखता है। हाँ, यदि संभव हो तो आप उससे पूछ सकती हैं कि क्या वो सम्राट उद्यान खुलने पर रंगीन कांच संप्रदाय के लोगों को लियुयानरेक क्षेत्र के माध्यम से सम्राट उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। कोट ले जाने वाला किनारा झुक गया और हालांकि उसने अनजाने में इस विचार को अस्वीकार कर दिया, वह अपने सम्मानित मास्टर के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल अपने दांतों को पीस सकती थी और कह सकती थी, कनिष्ठ भाई त्रिपाठी जीवप्ती का निमंत्रण प्राप्त करना ले जाने वाला किनारा का सम्मान है। ले जाने वाला किनारा सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगा। कोट अच्छा अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवप्ती, जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चांदी सादा तितली ने अचानक मीठी तरह से बुलाया। उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी चमकीले रूप से चमकती थी, एक आकर्षक और आकर्षण देती थी। उसने पहले एक मोहक तकनीक की खेती की थी और अब जब वह उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में टूट गई थी, उसकी मोहक तकनीक में काफी सुधार हुआ था। अपनी असाधारण सुंदरता के साथ ये स्वाभाविक था कि चांदी सादा तितली ने एक आकर्षक और आकर्षण दिया था। पुरानी पीढ़ी के मास्टर्स का उल्लेख नहीं करने के लिए कोई भी संत राजा क्षेत्र के पुरुष इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे, उनमें से सभी विरोध करने में असमर्थ थे। मैं भी अंदर जाना और एक नज़र डालना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? चांदी सादा तितली ने कोमलता से पूछा। उसकी आवाज मीठी और मुलायम थी, जैसे कि एक जैद हाथ धीरे से किसी के दिल को सहला रहा था, जिससे किसी को अपनी हड्डियों की गहराई तक आराम महसूस होता था। क्या मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ? जिससे उसे एक गीले कंबल जैसा महसूस हुआ वह ये था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। चांदी सादा तितली का सुंदर चेहरा नीले से लाल हो गया क्योंकि उसने लंबे समय तक अपने दांत पीसे। उसकी सुंदर आंखों में मोहक नजर गायब हो गई और उसकी जगह अंतहीन नाराजगी आ गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय चारों ओर देखा। एक पल बाद भीड़ में एक निश्चित दिशा पर अपनी आंखें तय कर दी और धीरे से अपनी मुट्ठी बांधी। वरिष्ठ, वहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो एक विद्वानों का गाउन पहने हुए था और कंधे लंबाई के बाल थे जो जंगली और अनियंत्रित लगते थे, उसने अपनी भौं उठाए और खुशी से हंसते हुए कहा, चूंकि संप्रदाय मास्टर त्रिपाठी जीवप्ती मुझे आमंत्रित करने का इरादा रखता है, ये पुराना मास्टर इनकार नहीं करेगा। कोट त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक को रगड़ा, ये सोचकर कि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, दूसरे पक्ष ने पहले ही पहल कर दी थी। ऐसा लगता था कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती का उसे वैसे भी आमंत्रित करने का इरादा था। इस आदमी को श्याम जैद कहा जाता था। त्रिपाठी जीवप्ती उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बस इतना कि उसके प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं थी और वह स्वच्छ आकाश संप्रदाय का सदस्य था। ड्रैगन गुफा पर्वत पर इस आदमी ने एक बार कार्रवाई की थी, यह तो जानबूझकर या अनजाने में, त्रिपाठी जीवप्ती को उसके कुछ हमलों को हल करने में मदद करने के लिए। एपिसोड नंबर 1429, उच्च स्वर्ग संप्रदाय के मुख्यालय में प्रवेश। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि क्यों, लेकिन अब जब उसने पुरानी पीढ़ी मिट्टी रास्ता को उसके बगल में खड़ा देखा तो वह अचानक समझ गया। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुरानी पीढ़ी मिट्टी रास्ता और पग फूल ने उसकी मदद मांगी थी। ये दो महिलाएं वास्तव में ऐसे लोग थी जो दयालुता को वापस करना जानती थी, और स्वच्छ आकाश संप्रदाय का यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति था, अन्यथा उसने ड्रैगन गुफा पर्वत पर गुप्त रूप से उसकी मदद नहीं की होगी।
भले ही ये केवल एक बार था, त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे अभी भी अपने दिल में याद रखा था। आखिरकार उस समय कोई भी ड्रैगन गुफा पर्वत के भविष्य के बारे में आशावादी नहीं था, इसलिए यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धार्मिकता से कार्य कर रहा था। कृतज्ञता और शिकायतों के बीच एक स्पष्ट अंतर था। बहन पुरानी पीढ़ी मिट्टी रास्ता और बहन पथ फूल, हमारे साथ आओ, त्रिपाठी जीवक्ति ने पुकारा। पुरानी पीढ़ी मिट्टी रास्ता और पथ फूल के सुंदर चेहरे खुशी से भर गए क्योंकि उन्होंने बार बार सिर हिलाया। श्याम जेब के पीछे करीब से चल रहे थे। तीव्र शार्क युद्ध शटल का दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए एक पल बाद ले जाने वाला किनारा और स्वच्छ आकाश संप्रदाय के 3 लोग प्रवेश कर गए। अंदर की स्थिति को देखने के बाद श्याम जैब की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने जल्दी से पत्ते पश्चिम बादल को झुकाकर अभिवादन किया, इससे पहले कि 1000 टोन और उड़ना इच्छा ड्राइंग की नकल करते हुए सीधा बैठ जाए। शटल के बाहर त्रिपाठी जीवक्ति का अंतिम चेतावनी गूंज उठा। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति भी तीव्र शार्क युद्ध शटल में प्रवेश कर गए। उसके प्रवेश करने के बाद यह अजीब उड़ान प्रकार की कलाकृति थोड़ा चमकी, इससे पहले कि ज्वाला बाधा में डूब जाए और गायब हो जाए। लयुयान रेत क्षेत्र के बाहर अनगिनत मास्टर्स उदासी अभिव्यक्तियों के साथ लयुयान रेत क्षेत्र की ओर घूरते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने अभी त्रिपाठी जीवक्ति के व्यापक दिखावट को देखा तो कई लोग उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन चूंकि श्याम अल्प उत्कृष्ट और बड़ा पक्षी गहन ने कार्रवाई नहीं की, वे केवल अपने समय का इंतजार कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक अच्छा अवसर चूक गए। दूसरा पक्ष पहले ही लयुयान रेत क्षेत्र में भाग गया था, जिससे उनके लिए उसका पीछा करना असंभव हो गया था। एल्डर श्याम अल्प, वह छोटा बच्चा बहुत अहंकारी है। क्या हम बस उसे इस तरह जाने देने वाले हैं? एक बलवान व्यक्ति आगे बढ़ा और अनिश्चित रूप से श्याम अल्प उत्कृष्ट की ओर देखा। ये व्यक्ति अज्ञात नहीं था और उसकी खेती कम नहीं थी। उसने कुछ साल पहले ही तीसरी स्तरीय उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में तोड़ा था और वह एक दूसरी स्तरीय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था। हालांकि वह एक संप्रदाय मास्टर था, स्वर्ग युद्ध संघ के महान एल्डर के सामने उसकी स्थिति अभी भी कम थी। आखिरकार स्वर्ग युद्ध संघ कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना उसका संप्रदाय कर सके। संप्रदाय मास्टर लान क्या चाहते हैं? श्याम अल्प उत्कृष्ट ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति न तो खुश थी और न ही नाराज। मैं इसे झूठ बोलते हुए नहीं ले सकता, संप्रदाय मास्टर लान ने घृणा से कहा। अगर संप्रदाय मास्टर लान वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस लयुयान रेत क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? शायद आप इस ज्वाला बाधा को तोड़ने में सक्षम होंगे। उस समय ये पुराना मास्टर निश्चित रूप से संप्रदाय मास्टर लान को उस बच्चे का सिर लेने में मदद करने के लिए पूरे स्वर्ग युद्ध संघ को लामबंद करेगा। श्याम अल्प उत्कृष्ट के शब्दों को सुनकर लान उपनाम के संप्रदाय मास्टर ने न केवल अप्रसन्नता दिखाई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत बदल गई, क्योंकि उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, एल्डर श्याम अल्प को मजाक कर रहा होना चाहिए। ये लयुयान रेत क्षेत्र प्राचीन काल से छायादार सितारा पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र रहा है। इससे पहले कि यह खुले कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये लान संभवतः इस ज्वाला बाधा को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो बकवास बात करना बंद करो, यह अर्थहीन है। श्याम अल्प उत्कृष्ट ने ठंडी सांस ली। संप्रदाय मास्टर लान ने न तो नर्म और न ही कठोर अस्वीकृति खाई और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अजीब हो गई, इसलिए वह केवल एक उदास मनोदशा में एक तरफ पीछे हट सका। भाई श्याम अल्प, ऐसा लगता है कि हमारे पास खेलने के लिए मजबूर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बड़ा पक्षी गहन झुक गया और आह भरी। हाँ, ये श्याम अल्प भी ऐसा सोचता है। फिलहाल हमें इस लयुयान रेत क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता खोजने की जरूरत है, अन्यथा एक बार जब सम्राट उद्यान खुल जाता है तो हम निश्चित रूप से इस अवसर को चूक जाएंगे। जहां तक उस उच्च स्वर्ग संप्रदाय का सवाल है, हम भविष्य में अभी भी बहुत समय है। उन्हें आज एक कदम पीछे हटने देना ठीक है, लेकिन भविष्य में हम उन्हें दोगुना वापस करेंगे। भाई श्याम अल्प जो कहते हैं वो समझ में आता है। चूंकि ऐसा है तो आइए हम यहाँ न रहें और उन्हें परेशान न करें। अगर वह छोटा बच्चा वास्तव में उस उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप को बाहर निकालता है और मेरे गर्जन आंधी संप्रदाय में भाग जाता है, बड़ा पक्षी गहन इस बिंदु पर कांपने में मदद नहीं कर सका और जल्दी से अपने शिष्यों से कुछ शब्द चिल्लाया, इससे पहले कि वापस लेने का नेतृत्व करे। श्याम अल्प उत्कृष्ट ने भी ऐसा ही किया। इन 2 दिग्गजों को अपना गुस्सा निगलते हुए और पीछे हटते हुए देखकर अन्य महान शक्तियां यहाँ रहने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अपने साथियों और शिष्यों को पुकारते हुए उनमें से सभी जल्दी से पीछे हट गए जब तक कि वे 100 किलोमीटर दूर नहीं थे। तभी ये अनगिनत कृषक रुक गए। उसी समय तीव्र शार्क युद्ध शटल के अंदर त्रिपाठी ज्वलनशील ने अपने सामने एक डिस्क को घूरते हुए कहा, निश्चित रूप से वे सभी पीछे हट गए हैं और अब 100 किलोमीटर दूर हैं। कोट, एक बुद्धिमान पसंद, त्रिपाठी जीवक्ति ने स्नेह किया, जैसे कि उसने पहले ही इस दृश्य के होने की उम्मीद की थी। ऐसा नहीं था कि त्रिपाठी जीवक्ति भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था, लेकिन उच्च स्वर्ग मंडप ने आज जो शक्ति प्रदर्शित की थी उसने उन्हें ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इसका उल्लेख नहीं करने के लिए कि उच्च स्वर्ग संप्रदाय लयुयान रेत क्षेत्र में स्थित था और उसे हमला किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उच्च स्वर्ग संप्रदाय एक निवारक के रूप में उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप पर भरोसा कर सकता था। केवल इसके साथ किसी ने भी उन्हें आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार
एक बार भड़कने पर वे न केवल किसी और के मुख्यालय पर हमला करने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें पूरे दिन उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप द्वारा परेशान किए जाने के बारे में भी चिंता करनी होगी। कौन ऐसा नुकसान उठाने को तैयार होगा? केवल वापस लड़ने में सक्षम हुए बिना मार खाने में सक्षम होना हारने का एक निश्चित तरीका था। इससे भी अधिक, उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम एक अस्तित्व था। इसकी मदद से छायादार सितारा पूरी तरह से बाहरी दुनिया के साथ अपना संबंध बहाल कर सकता था। अगर एक शिखर तीसरी स्तरीय उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक इस स्टारशिप पर चढ़कर छायादार सितारा छोड़कर अपनी दुनिया के सिद्धांतों के दमन से बचकर और अन्य सितारों की यात्रा करता, तो उनके पास उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ने का एक मौका होगा। श्यामल उत्कृष्ट, बड़ा पक्षी गहन, पुरानी महिला फैन, उनमें से किसने इस तरह के विचार नहीं रखे थे? उनमें से कौन इस उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप पर एक यात्री बनना नहीं चाहता था? वे सभी मास्टर्स थे जो अनगिनत सालों से उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के शिखर पर फंसे हुए थे और उनकी जीवनकाल की इच्छा उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ना था। अब जब ऐसा अवसर उनके सामने दिखाई दिया था, तो वे स्वाभाविक रूप से इसे जब्त करना चाहते थे। ये कहा जा सकता है कि अगर ड्रैगन गुफा पर्वत की लड़ाई नहीं होती, तो उनमें से सभी उच्च स्वर्ग संप्रदाय और त्रिपाठी जीवक्ति के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे। दुर्भाग्यवश ड्रैगन गुफा पर्वत की लड़ाई के कारण उन्हें उच्च स्वर्ग संप्रदाय के साथ सौहार्द के सभी बहाने छोड़ने पड़े थे और ये महान शक्तियां सभी प्रतिष्ठित अस्तित्व थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस समय अपनी मुद्रा को कम करने में बहुत शर्मिंदा थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे भविष्य में केवल हंसी का पात्र बनेंगे। श्यामल उत्कृष्ट, बड़ा पक्षी गहन और अन्य केवल अगली सबसे अच्छी बात के लिए तैयार हो सकते थे, उच्च स्वर्ग संप्रदाय को जितना संभव हो सके स्थिर करना और इस नवस्थापित संप्रदाय और त्रिपाठी जीवक्ति के हितों को नाराज न करना। अगर भविष्य में इस शिकायत को हल करने का कोई मौका मिलता है तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। अगर इसे हल करने का कोई रास्ता नहीं था तो वे बस पीछे नहीं बैठेंगे और उच्च स्वर्ग संप्रदाय को मजबूत होते देखेंगे और निश्चित रूप से इसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। उम्र के साथ वे कम समय में फायदे और नुकसान का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करने में सक्षम थे। अन्यथा त्रिपाठी जीवक्ति की चेतावनी अकेले उन्हें 100 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? ये सब उच्च स्वर्ग मंडप की वर्तमान स्थिति और उत्पत्ति राजा ग्रेट स्टारशिप के अस्तित्व के कारण था। इसके संबंध में त्रिपाठी जीवक्ति भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ था। यही कारण था कि वह इतना आत्मविश्वासी और प्रभुत्वशाली था। हालांकि तीव्र शार्क युद्ध शटल की गति बहुत तेज थी, लेयुयान रेड क्षेत्र ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया, इसलिए युद्ध शटल के उच्च स्वर्ग संप्रदाय के सामने पहुंचने से पहले आधा दिन लग गया। त्रिपाठी ज्वलनशील के युद्ध शटल का दरवाजा खोलने और पत्ते पश्चिम बादल के साथ बाहर निकलने के बाद 1000 टोंग, उड़ना इच्छा ड्राइंग, श्याम जेड और अन्य ने जल्दी से बाहर निकल गए। उनमें से सभी सांस लेते थे। अभी स्टारशिप के अंदर माहौल बहुत दमनकारी था। वे सभी अपने अपने संप्रदायों में शीर्ष अस्तित्व थे और छायादार सितारा पर प्रसिद्ध आंकड़े थे, लेकिन पत्ते पश्चिम बादल का सामना करते समय उन्होंने हमेशा अनजाने में अपना सिर झुका लिया, अहंकारी रूप से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि सावधानी से बोलते थे। ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने युद्ध शटल नहीं छोड़ा कि उन्होंने बहुत बेहतर महसूस किया, लेकिन जल्द ही उनमें से सभी हक्का बक्का थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि सदमा और अविश्वास उनके चेहरों को भर गया। सफेद जैद सीढ़ियों की भव्यता और इस जगह में समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा ने उनमें से सभी को लगभग विश्वास दिलाया कि वे अब छायादार सितारा पर नहीं थे। ये 1000 टोंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या कहना चाहता था, केवल चुप होने से पहले एक ही शब्द थूकता था, वरिष्ठ, यह उच्च स्वर्ग संप्रदाय का मुख्यालय है, आप क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति एक तरफ खड़ा था और मुस्कान के साथ पेश किया। 1000 टोंग और अन्य ने उसकी ओर देखा, जाहिर है बोलने में असमर्थ थे। लंबे समय के बाद 1000 टोंग ने कहा, लड़का, इस पुराने मास्टर के सामने दिखावा क्यों करते हो? इतनी समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा के साथ इस तरह की जगह कुछ ऐसा है जो इस पुराने मास्टर ने पहले कभी नहीं देखा है। कोट, हाँ, इस जगह को छायादार सितारा पर सबसे अच्छा खेती स्थान कहा जा सकता है। श्यामजैद ने गंभीरता से सिर हिलाया। श्यामजैद ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ईर्ष्या की एक नज़र उसके चेहरे को भर गई। उनके स्वच्छ आकाश संप्रदाय का महान वेदी भी एक पहाड़ी श्रृंखला में स्थित था जिसमें एक समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा थी, लेकिन इस जगह की तुलना में ये बहुत हीन था। ये सिर्फ संप्रदाय का प्रवेश द्वार था, फिर भी ये पहले से ही स्वच्छ आकाश संप्रदाय के कई खेती हॉल के बराबर था। अगर वे वास्तव में प्रवेश करते तो ये कितना अद्भुत होगा। ये एक प्राचीन संप्रदाय का खंडहर होना चाहिए, है ना? आपके पास इतनी विशाल नींव बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उड़ना इच्छा ड्राइंग ने सोच समझकर त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। शहर मास्टर उड़ना इच्छा ड्राइंग की दृष्टि वास्तव में तेज है। हाँ, ये वास्तव में एक प्राचीन संप्रदाय का खंडहर है। हम बस एक कोयल हैं जो एक मैगपाई का घोंसला पर कब्जा कर रहे हैं। हमने कई वरिष्ठों को हंसने के लिए मजबूर किया है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। क्या कोयल एक मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर रही है? इसे केवल स्वर्ग को धिक्कारने वाला भाग्य कहा जा सकता है। 1000 टोंग हंसे और सिर हिलाया। वह अभी भी नहीं जानता था कि वह और अन्य इतनी आसानी से ज्वाला बाधा से बुझने में क्यों सक्षम थे। क्या यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था? क्या उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के मास्टर्स अगर वे प्रवेश करते थे तो मरने के लिए बर्बाद नहीं थे?
अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो इसे अंदर कहो, यहाँ खड़े होने का क्या मतलब है? पत्ती पश्चिम बादल ने हल्के से कहा, त्रिपाठी ज्वलनशील के साथ सफेद जेड सीढ़ियों पर रास्ता दिखाते हुए। चूंकि उसने बात की थी, किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछा किया। रास्ते में हजार टोंग और अन्य ने गुप्त रूप से अपने चारों ओर का निरीक्षण किया। यहाँ समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा से चौंक गए थे। समय समय पर वे कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते थे, एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाते थे। त्रिपाठी जीवप्ती पीछे की ओर चला गया, महान प्राचीन चिरस्थायी और अन्य कनिष्ठों के साथ चलते हुए, चैटिंग और हंसते हुए। थोड़ी देर बाद समूह ने आखिरकार उच्च स्वर्ग संप्रदाय के फ्रंट हॉल में कदम रखा। महल और विशाल वर्ग ने एक बार फिर से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, और यहाँ समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा के कारण हर कोई अनजाने में कुछ गहरी सांसें लेता था। हर किसी के चेहरे आकर्षण और ईर्ष्या से भरे हुए थे। ऊपर देखते हुए, हालांकि पूरा लयुयान रेगिस्तान अभी भी ज्वाला बाधा में लिपटा हुआ था, फ्रंट हॉल के ठीक ऊपर एक 10 किलोमीटर चौड़ा छेद था जिसने सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया। इस छेद से कोई ऊपर तैरते हुए सम्राट उद्यान को देख सकता था। इस तरह, कृपया, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा और समूह को रिसेप्शन हॉल तक ले गया। ये महल वह जगह थी जहां उच्च स्वर्ग संप्रदाय ने विशिष्ट मेहमानों को प्राप्त किया था, और हजार टोंग और अन्य को उच्च स्वर्ग संप्रदाय के मेहमानों का पहला बैच माना जा सकता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। एपिसोड नंबर 1430 क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सम्राट जेड और सम्राट उद्यान पर चर्चा। रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करने के बाद मेजबान और मेहमानों ने अपनी सीटें संभाल ली और कुछ शिष्यों ने तुरंत उन्हें चाय और फल की थाली परोसे। पत्ती पश्चिम बादल और त्रिपाठी ज्वलनशील उनके पीछे नहीं आए थे, इसलिए हजार टोंग और अन्य ने अब खुद को रोका नहीं और वर्तमान उच्च स्वर्ग संप्रदाय और उसके भविष्य की प्रशंसा करते हुए चाय पीना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तेज मुस्कुराया और विषय को मुख्य विषय पर वापस लाया। हालांकि ये थोड़ा अचानक है, फिर भी कनिष्ठ पूछना चाहता है, इस सम्राट जेड के दिखाई देने से पहले वरिष्ठ की प्रत्येक संप्रदाय ने कितने टुकड़े प्राप्त किए थे? हजार टोंग और उड़ना इच्छा ड्राइंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि कहे, छोटा बच्चा, तुम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो। भाई श्याम जेड और मैं सैकड़ों सालों से दोस्त रहे हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी और ने ये पूछा होता तो ये पुराना मास्टर निश्चित रूप से जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि तुमने पूछा, हाँ, मेरे छाया चंद्रमा हॉल ने बहुत प्रयास किया और कुल मिलाकर केवल 2 टुकड़े प्राप्त करने में सक्षम रहा। कोट। ऐसा कहते हुए उसने श्याम जेड की ओर देखने के लिए रुख किया, जो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हालांकि मेरा स्वच्छाकाश संप्रदाय उस जगह से बहुत दूर है जहां सम्राट उद्यान मूल रूप से था। हमारा भाग्य काफी अच्छा था। संप्रदाय के पास एक सम्राट जेड गिर गया और संप्रदाय के अन्य एल्डर्स द्वारा इसे रोक दिया गया। इस श्याम जेड को भी संयोग से एक मिला। इसी तरह उन्होंने 2 टुकड़े प्राप्त किए थे, छाया चंद्रमा हॉल की समान संख्या में। दूसरी ओर ले जाने वाला किनारा ने धीरे से अपना मुंह खोला। मुझे नहीं पता कि रंगीन कांच संप्रदाय के पास कितने हैं, लेकिन जो कुछ सम्मानित मास्टर ने कहा उससे ऐसा लगता है कि वे ज्यादा नहीं है, केवल 1 या 2। कोट। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। ये खबर वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। जब सम्राट जेड दिखाई दिया तो पहला टुकड़ा ड्रैगन गुफा पर्वत पर गिर गया और उसकी पर्वत की रक्षा सरणी को तोड़ दिया। त्रिपाठी जीवप्ती इसे प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, और जब वह लयुयान रेगिस्तान में भाग गया तो उसने, त्रिपाठी ज्वलनशील और पत्ती पश्चिम बादल ने सम्राट जेड के अगले टुकड़े को रोकने के लिए हाथ मिलाया। हालांकि उन्होंने एक और सम्राट जेड का पीछा किया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था और इसके बजाय बहुत समय बर्बाद किया था। दूसरे शब्दों में, त्रिपाठी जीवप्ती के पास केवल 2 सम्राट जेड थे। एक सम्राट जेड सम्राट उद्यान में प्रवेश करने के लिए एक पास था और इसका उपयोग सम्राट दबाव का विरोध करने के लिए किया जाता था। एक ही सम्राट जेड केवल ये गारंटी दे सकता था कि एक व्यक्ति सुरक्षित रूप से सम्राट उद्यान में प्रवेश कर सकता है, और महान संप्रदायों में से प्रत्येक ने प्राप्त किए गए सम्राट जेड की संख्या बहुत कम थी। जब सम्राट उद्यान वास्तव में खुला तो निश्चित रूप से इस बात पर विवाद होगा कि किसे प्रवेश करना चाहिए। तीसरी स्तरीय उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के मास्टर्स का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। सम्राट उद्यान की प्रसिद्धि बस बहुत महान थी। वे सभी इसमें प्रवेश करना चाहते थे और उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ने के अवसरों की तलाश करते थे। छोटी पीढ़ी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिरकार प्रत्येक संप्रदाय के युवा शिष्य उनके संप्रदाय का भविष्य थे, इसलिए उन्हें सम्राट उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति देना निश्चित रूप से उनके भविष्य के विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। हालांकि स्थानों की संख्या सीमित थी, इसलिए जब समय आया तो किसे चुना जाएगा यह विभिन्न संप्रदायों की राय पर निर्भर करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि एल्डर्स शायद युवा पीढ़ी को एक साथ यात्रा करने के लिए नेतृत्व करेंगे। हाँ, हालांकि इस सम्राट जेड का दिखाई देना एक अच्छी बात है। इसने छायादार सितारा पर खून का तूफान भी शुरू कर दिया है। इस समय के दौरान ऐसा लगता है कि इस सम्राट जेड के कारण कई छोटे बल और परिवार मिटा दिए गए हैं। हजार टोंग ने आह भरी और धीरे धीरे सिर हिलाया। एक साधारण आदमी का धन उसका अपना विनाश है। कुछ छोटे संप्रदायों और छोटे परिवारों को सम्राट जेड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी खबर बाहर निकल गई थी और स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनका विनाश हुआ।
इसके अलावा सम्राट जैद अब सबसे अधिक मांगे जाने वाले खजाने बन गए थे। एक सम्राट जैद प्राप्त करने वाले समर्थन के बिना कुछ कृषक जानते थे कि उनकी ताकत बहुत कम थी या वे अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का इरादा किया। इससे स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों को इसके लिए लड़ने का कारण बना। आज एक सम्राट जैद की कीमत सैकड़ों लाखों संत क्रिस्टल तक बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मांग अभी भी आपूर्ति से अधिक थी। कौन सा संप्रदाय एक अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करता था? ये लेयुयान रेत क्षेत्र से अलग था। लेयुयान रेत क्षेत्र खुलने के बाद केवल उत्पत्ति वापसी क्षेत्र से नीचे के कृषक ही प्रवेश कर सकते थे, लेकिन सम्राट उद्यान में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि सम्राट जैद के अचानक दिखाई देने से पूरा छायादार सितारा युद्ध की तैयारी कर रहा था। हालांकि छाया चंद्रमा हॉल में अभी केवल 2 सम्राट जैद थे, इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में केवल 2 लोग ही प्रवेश कर सकते थे। अगर कोई पर्याप्त भाग्यशाली था तो कोई और सम्राट जैद खरीद सकता था और प्रवेश कर सकने वाले लोगों की संख्या बढ़ा सकता था। हर तरह के विचार त्रिपाठी जीवक्ति के दिमाग में चमक उठे। इससे पहले कि उसने फिर से पूछा, क्या मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ, इस सम्राट जैद का उद्देश्य क्या है? हजार टोंग हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने पहुंचकर अपनी अंतरिक्ष अंगूठी पोंछी, अपने हाथ में एक हथेली आकार का सफेद जैद टोकन बुलाया। आश्चर्यजनक रूप से ये एक सम्राट जैद था। बेचैनी से हजार टोंग ने कहा, हालांकि मैंने पहले कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे छाया चंद्रमा हॉल के एल्डर्स की अक्कलों के अनुसार ये सम्राट जैद शायद सम्राट उद्यान की कुंजी और प्रवेश करने का पास है। कोट। ऐसा कहते हुए उसने अचानक अपने संत क्यूई को सम्राट जैद में डाला, जिससे यह एक सफेद रोशनी उत्सर्जित करता है जो हजार टोन के हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था। शुद्ध सफेद रोशनी बाधा बड़ी नहीं थी, केवल लगभग आधा पैर त्रिज्या में। ओह, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। हजार टोन ने अपनी भौं उठाए और खुशी की एक नजर दिखाई। जाहिर है त्रिपाठी जीवक्ति को समझाते हुए, जब इस पुराने मास्टर ने कुछ दिन पहले इसमें अपना संत क्यूई डाला था तो ये रोशनी बाधा इतनी बड़ी नहीं थी। ऐसा लगता है कि सम्राट जैद द्वारा उत्पादित रोशनी बाधा धीरे धीरे समय बीतने के साथ बढ़ती है। जब यह एक व्यक्ति को पूरी तरह से लपेटने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है तो वे सुरक्षित रूप से सम्राट